नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं ए पिन शो में। आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं पराग नेसरीकर। और इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज हमारे पास ऐसे गेस्ट हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, लेकिन थाना बेस्ड। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है और मैं बहुत खुश हूं आज इनसे बात करने के लिए, और आप भी खुश होंगे इनकी सक्सेस स्टोरी और इनके अलग अलग यूनिक। ये पर्सन यूनिक क्यों है? ऐसे तो बहुत इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, लेकिन आज के जो गेस्ट हमारे शो में आए हुए हैं वो एक खास है, और नन अदर देन उनका नाम है कीर्ति कुमार जी। सो कीर्ति कुमार जी नमस्ते। कीर्ति कुमार पटेल। सो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, जरूर नहीं। एवरीथिंग बढ़िया बढ़िया। सो दोस्तों, हम अभी ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और लेट्स होप कि ये आगे बढ़ते जाएगा और हम लोग एक इनफॉर्मल इंटरव्यू करेंगे। बहुत हम तो जानते हैं इतने सालों से, 25 सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे दर्शकों को और जानने की इच्छा है, आपको जानने की इच्छा है और मुझे भी जानने की इच्छा है। भले 25 साल से मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं देखूंगा कि कुछ नए नई चीजें आपसे सीखूंगा, प्लस आपसे सुनूंगा। और हमारे ऑडियंस के लिए एक बड़ा मैसेज है। कीर्ति कुमार जी को मैं 25 साल से जानता हूं और ही इज अ वेरी यूनिक पर्सन। इनसे ऐसी चीजें मैं और मेरी टीम ने जैसे हमेशा करते हैं, एक बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। हम इनसे बिल्कुल दिल से रूबरू हो जाएंगे और देखते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। चलो विल स्टार्ट विद इंटरव्यू। तो कीर्ति कुमार जी, पूजा आप बताइए, अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री ली? सिंपल प्रश्न है, लेकिन आप जैसे आप चाहते हो आप आंसर कर सकते हो। पहले तो मैं तहे दिल से एपीएन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे इस चैनल के लिए मुझे लायक समझा। मेरा तो लायक है। यस। 2 थैले में सामान लेकर आने का, और हर छोटी छोटी पान की दुकानें थी जो हमारी मुश्किल से 25-30 दुकानें थी, जो मेरा टाइम था 6 बजे से 9 बजे तक। तो 9 बजे तक मैं वो डिलीवरी करके आने का, वापस मेरे जीजा जी फिर मेरा हिसाब पूरा लेने का। अगर उस समय में सन 89 की मैं बात करता हूँ, 300 रुपये में डेली कमाता था। ओके। उसमें तो 1.5 साल काम करने के बाद में मैं हर जगह घूमता था। तो मेरी सिस्टर के पास जब मैं रहता था ना, तो एक प्रॉब्लम आपको मुंबई में मालूम है, स्लम में नहीं रहते थे, बिल्डिंग में रहते, लेकिन पानी का बहुत प्रॉब्लम था। अभी तीसरे माले पे पानी चढ़ाना, या तभी मोटर नहीं थी, उतनी सुविधा नहीं थी, पैसा नहीं था तो सुविधा नहीं थी। तो मैं डेली 40 बाल्टी पानी भरने का। तो जब आपने स्टार्ट किया एजेंसी, तब कौन से बड़े चैलेंजेस आए और उनको आपने कैसे हैंडल किया? कोई चैलेंजेस आए क्या शुरुआत किए थे? तो शुरुआत के अंदर क्या होता था कि एक तो हमें नॉलेज कम था, है ना कंप्यूटर चलाने को आता था। तो सर ने भी बोला था कि आपको प्रेजेंटेशन हम लोग दे देते। तो माइंडसेट ऐसा था कि मुझे सिर्फ एक प्रेजेंट करना रहता था। तो हम लोग एक कंपनी में गए थे, एक प्रेजेंटेशन की मेरे भाई ने रेफरेंस दिया था। सर को बोलता था कि सर मुझे एक प्रिंट आउट दे दीजिए, और नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, फिर सर मुझे वो प्रेजेंटेशन देने का। और वो प्रेजेंटेशन, मेरी जो डिफिकल्टी थी इंग्लिश और मराठी, मैं तो कुछ नहीं समझता था, तो मैं खाली समझा देने का, और भाई ये प्रॉब्लम होता है सर, बाकी आप सॉल्व करो। तो सर को लेके जाते थे? हाँ, सर को लेके जाते थे। ओके, तो ये ऐसे किया फर्स्ट। तो मैंने सोचा कि भी अगर समझो अपने को, अगर समझो इस फील्ड में अगर सक्सेस पाना है, तो बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर रहते हैं, या समझो कहीं मीटिंग्स होता है, तो मीटिंग्स में हम लोगों को मतलब कैसे कैसे काम करना है, वो मैं जिसको मैंने सपोर्ट किया था, मैंने उसको पूछा कि यार तू गूगली कैसे डालता है? हाँ। गूगली कैसे डालते हैं? जिसको मैंने 1-1 करोड़ का बिजनेस दिया था, जो मुझे, उसको मैं पूछता था, अरे यार गूगली कैसे डालता है? तो बोले यार मेरे को ही नहीं समझते है। वो मुझे अवॉइड कर रहा था। नॉर्मली ये कस्टमर के लिए, सारे कस्टमर्स के क्वेश्चन है, मतलब क्लाइंट्स या जो सुन रहे हैं हमारे ऑडियंस, तो वो हमेशा इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस की तरह समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते, या ये बाबा प्रोटेक्शन हमें पता है, लेकिन इसका ये माइंडसेट जो है कि बाबा ये एक्सपेंस है लेकिन बहुत जरूरी है, तो ये माइंडसेट को चेंज
कैसे कर सकते हैं चेंज, हाँ, और कैसे करना चाहिए उन्होंने? तो उसमें कैसा रहता है कि सबको तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर लेकिन सकते। माइंडसेट कैसे चेंज? माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या होता है कि कोइंसिडेंट किसी के साथ में अगर समझो कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको स्टोरी जो है ना, वो रियल स्टोरी जो है उस परिवार के सामने जब हम बैठते हैं, फिनेंशियली समझो कुछ प्रपोजल है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जब बैठते हैं तो उसको हम लोग दिखाना चाहिए, देखो ये प्रॉब्लम अगर समझो फिनेंशियली अगर आएगा आपका, अगर आपका इंश्योरेंस अगर समझो आपके इनकम के हिसाब से अगर नहीं रहेगा और आपका लॉसेज अगर होता है तो उस समय में एक आपको दिखाना चाहिए कि भाई देखो क्या होगा। और आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप देखोगे कि पैसा तो देखो आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो, लेकिन आपको अगर समझो इन पीरियड में अगर समझो फिजिकल अगर कुछ हो गया तो आप इंश्योरेबल नहीं रहोगे, है ना। तो या इल्यूजन नहीं है, मतलब लोग जो बोलते हैं कि इसमें कुछ कमाई नहीं रहते हैं, ये नहीं रहता है, या तो पैसे कमा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, पूरा प्रोफेशनल ये करियर बना सकते हैं, राइट। तो अभी मुझे बताइए कि क्या इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, या मतलब ये मिथ तोड़ना कैसे पॉसिबल है? अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में अगर आप एंटर होते हो और जो भी पर्सन जो सक्सेसफुल कंटिन्यूटी, ये कस्टमर्स सारे है ना ऐसे सोचते होंगे सपोज कि इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ कमीशन कमाने के लिए ही काम करता है। पांचों उंगली सही नहीं है, सारे कमाई तो होती है, लेकिन साथ में अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर जो सही एडवाइस भी देते हैं ना। तो आपका क्या कहना है? तो मेरा उसके ऊपर ये सुझाव रहेगा, तो देखो कोई भी प्रोफेशन अगर समझो चूज किया और फिनेंशियली जब बात है, इंश्योरेंस की बात आती है, तो आपके सामने हम प्रस्ताव रखते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है कि मतलब किसी का हमने प्रपोजल फॉर्म फिलअप किया, साइन हो गया, अथॉरिटी हो गया, सब पेपर कंप्लीट हो गया और ब्रेन ट्यूमर हो गया उसको, ओहो, और डेथ हो गई। प्रपोजल पे साइन ही रह गए खाली। अरे बाप रे। तो ऐसी पोजीशन में एक क्लाइंट है ना मेरा, वो प्रपोजल फॉर्म लेके मेरे ऑफिस में आ गया कि इसमें कुछ मिलेगा क्या। तो मुझे बड़े दुख की बात हुई। दोस्तों, इस आगे जाने से पहले इन्होंने अभी जो बताया वो एक थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा। तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, इन्होंने बताया प्रपोजल, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया क्लाइंट को, इसके बाद क्लाइंट डेफिनेटली कोई ना कोई टाइम लेता है, अपना खुद का टाइम लेता है, बराबर ना? वो टाइम कुछ एक दिन लेते हैं, कुछ बहुत टाइम लेते हैं। तो एक ही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आपके दिल में आ गया इंश्योरेंस लेना है तो ले लीजिए, उसको डिले मत कीजिए। राइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी, टाइम इज वेरी अनसर्टन, सही बात है ना। तो इसके लिए आपको देखना जरूरी है। अगर आपके दिल में आ गया है कि मुझे इंश्योरेंस खरीदना है तो आप ले लीजिए, कहां से तो खरीदिए, लेकिन खरीदना जरूरी है, उसको डिले नहीं कीजिए। यही मैसेज हम दे सकते हैं ऐसे 2-3 एग्जांपल से। सो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फेवरेट कंसेप्ट आपका कौन सा है? एक मिनी पर्स है। हाँ, मतलब तो ये मेरी एक पर्सनल डिजाइन है। अगर हम लोग कस्टमर को अगर समझो क्या होता है कि अगर समझो कुछ ब्रोशर बना के देते हैं, कुछ भी कोई ब्रोशर अगर हम बना के देते हैं तो क्या होता है कि वो लिफलेट 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद में मतलब डस्टबिन में ही जाता है। बराबर। उसको यूटिलाइज कहाँ होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था कि भाई क्या कर सकते हैं तो ताकि वो हमेशा उनके पास रहे। तो मैंने कार्ड्स बनाए हैं उनके लिए, कार्ड्स में ये कस्टमर के लिए। हाँ। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है और इस मतलब वही सेम वर्जन है जो हम लोग शो करते हैं, और उसको इसी तरह से इस माध्यम के जरिए हम उनको शो करते हैं। इसमें सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं इसमें, ये हम दिखा के कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कार्ड क्या है? मतलब ये बहुत सारे कार्ड है, तो ये सब एक पूरा बंच उनके कार्ड में कैसा अलग अलग प्रेजेंट, जैसा हमारी कंपनी है तो जो कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है। अभी यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका नाम है ना? दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल। यस। अभी इसमें सारे क्या किया गया, फीचर्स है। तो आप क्या करते हैं, मतलब ये कार्ड्स उनको देते हैं? हाँ जी, ये पूरा बंच देते हैं। तो अरे वाह, मतलब ये ऐसा पूरा उनको कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। ओके, ये कभी करते हैं आप? जब भी फर्स्ट मीटिंग में हम लोग जाते हैं ना, अगर किसी ने हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ और प्रेजेंटेशन करना है तो हमारा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है कंपनी का, वो प्रोडक्ट आपके सामने रखने के लिए इसमें हमने सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। ओके, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो ये फीचर्स खाली ऐप के ऐड किए। हाँ, ओके। और फिर इसके बाद वो कस्टमर क्या करते हैं? उसके बाद कस्टमर इसके जो फीचर्स होने के बाद में सोचता है कि चलो भाई इसका प्रीमियम कितना आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है, फिर हम लोग उसको प्लानिंग करके ओके देते हैं। कोई इंश्योरेंस क्लेम आपका जो सबसे यादगार रहेगा आपको कि बाबा ये तो कुछ बड़ा इंश्योरेंस क्लेम है, और बहुत सारे क्लेम्स तो आते रहते हैं, तो आपका कोई ऐसा किस्सा याद रहेगा? मुझे अगर समझो मेरे एजेंसी 2001 में लेने के बाद में 2004 में एक प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जब भी बुलाते हैं ना, तो कस्टमर की एक चॉइस रहती है, चॉइस नहीं रहती, बाय डिफॉल्ट रहता है कि भाई हमें कमीशन क्या मिलेगा।
पहला पॉलिसी सेल करने से पहले बिल्कुल हमें रिबेट में सारे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि पूछते हैं ऐसे। नहीं, कस्टमर यही पूछता है। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि देखो भाई, मैं आपको कमीशन तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस का अगर आपका कोई भी अगर एक आध क्लेम या कोई रुका हुआ काम रहेगा, कहीं पे भी स्पेंडिंग रहेगा, तो मुझे आप दे दीजिए, मैं उसको प्रूव करके दूंगा मैं। तो उसमें क्या हुआ था कि 2004 में जब हमारी पॉलिसी लॉगिन हो गई, समझो उस समय में तो लॉगिन में क्या करते थे, प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट किया, जो रिक्वायरमेंट है लिया, और उसके बाद में हम जाके ऑफिस में ये करेंगे, पॉलिसी नंबर अलर्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स हम लोग उनको हैंड ओवर करते हैं। तो उन्होंने, उनके भाई का एक डेथ हुआ था, उन्होंने 94 में पॉलिसी लिया था और 97 में डेथ हो गया। ओके। और वो भी सुसाइड केस था। अरे बाप रे। तो बहुत सारे, किसी को भी एडवाइजर को उस समय में उन्होंने बताया होगा, तो सबने पहले क्या था कि कोई भी चीज देखने से पहले सब लोग मना रहे सुसाइड, तो भाई क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा। तो मैंने सारी चीज़ें, मुझे जब दिया तो मैंने उसको पहले कंप्लीट चेक करने के बाद में ऑफिस से, या जहाँ पे सांता क्रूज ब्रांच में एसएस वाला पॉलिसी था, तो इंक्वायरी करने के बाद में हमने सारे पेपर पुटअप कर दिए और डेथ क्लेम की रिक्वायरमेंट आई। तो मैंने बोला था भी, अगर कस्टमर को बोला था आपको कॉलिंग पे क्वेश्चन आंसर आएंगे कि 10 साल क्यों लगे, बराबर, हाँ 10 साल क्यों लगे, तो आपको बताना भी 10 साल क्यों लगे। कि मैंने बहुत सारे एडवाइजर को पूछा, आपका इंसिडेंट आपको बताना, जो आंसर देना है उसको। मैंने पेपर आपका पुटअप किया तो मैं क्लेम सेटलमेंट कर दूं। तो हम भाई को ऐसा प्रस्ताव रख दिया। तो दोनों भाई की डिस्कशन हुई, तो बोलता है काम करो ना, अभी सब कुछ छोड़ो, मम्मी को पैसा जाने दो। अच्छा, तो उनको मिल गया। तो उनका क्लेम सेटलमेंट हुआ ना, तो 31,340 रुपीज उनके अकाउंट में नासिक चेक गया। एड्रेस पहले पुराने टाइम पे चेक जाता, अभी तो एनईएफटी में, अभी तो एनईएफटी में कन्वर्ट होता है। तो फिर उनका फोन आया मुझे कि आपका प्रयास था, जो आपने बोला था वो पैसा मुझे मिल गया, तो आप कब आएंगे, मैं आता हूँ, आपको मैं खाना खिलाता हूँ। सो कीर्ति कुमार जी, मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा क्लाइंट जो आपके दिमाग में बस चुका है, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई आप एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, इसके लिए बोलूँगा कि मैंने जब हमारा कम्युनिटी में जब हम पॉलिसी सेल करने के लिए जब भी बताते थे, फ्यूचर्स बताते थे, तो वो लोग यही बोलते थे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसा आपके घर पे ला के दूंगा। अरे वाह, ओके ओके फाइन। तो उसके बाद में हमने पहला एक 5 लाख का पॉलिसी दिया था, फिर उन्होंने घर पे बुलाया, उन्होंने घर पे बुलाने के बाद में फिर प्लानिंग किया 25 लाख का पॉलिसी का। 1,20,000 रुपये वो कैश देने के तैयार थे। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको ये बोला, गाइडलाइन किया कि भाई आप पॉलिसी नहीं करोगे, नहीं तो आपको मैं बचाऊंगा नहीं। अच्छा, मतलब इनकम टैक्स से बचाऊंगा नहीं कहीं से भी, हाँ, मतलब तो वो एंगल से उन्होंने बोला। ओके। तो हमारा फाइनल था, तो फिर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने बोला 50,000 रुपया रोकड़ा लेके जाओ और पॉलिसी जो करना है कर दो। उसने बोल दिया? हाँ, उसने बोल दिया। ओके। तो हमने प्लान कर दिया, 1-2 प्लान कम्युनिकेशन करके उनको किया। नेक्स्ट ईयर डेथ हो गई। ओह माय गॉड। नेक्स्ट ईयर डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो इंसिडेंट में कैसा रहा था, केएम हॉस्पिटल में जो एडमिट है एक्सीडेंट्स की वजह से, तो हम लोग मुझे बुलाया गया, मैं गया, पता चला। हमने फिर जाके हॉस्पिटल में जाके हमने चेक किया, भाई बॉडी को सब घर में रखा था, तो वहाँ पे भी मैं चेक कर गया। पुलिस पंचनामा मेरे सामने हुआ। ओह, मैंने ही कराया पुलिस कैसा पंचनामा। एक्सीडेंट हाँ। आप बता सकते, मतलब हाँ। कैसे, ट्रेन एक्सीडेंट या नहीं, कार रात को कुछ, अभी मुझे जब तक पता चला था कि भाई वो बाहर घूमने गए थे और बाहर गए, रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट जो ट्रैक पे गिर गए। जस्ट ऑडियंस को एक थोड़ा समझने के लिए, तो ट्रैक पे गिर गए तो मार लगी सर पे यहाँ पे। हो और बाकी पूरा बॉडी हमने चेक किया सब घर में जाके, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं। स्कूटर हमने पूरा चेक किया कि भाई चलो किसी ने धक्का मार दिया या कुछ हुआ, तो वो भी कुछ नहीं था। फिर बाद में हॉस्पिटल में जब हम लोगों को तो पता चला कि भाई इसकी तो डेथ हो ही गई है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रख दिया, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे रख दिया। अरे बाप रे। मुझे तो मालूम था, ये केम हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो हमारे कम्युनिटी के 100 से ज्यादा लोग वहाँ पे थे, तो मुझे तभी वो बोलते थे, यार आप कुछ भी करो, आप भगवान हो, आप बचा लो उसको। तो मुझे बहुत खुशी हुई यार, मैं तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं, लेकिन मेरा प्लानिंग था कि भाई चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट हो जाए, वो अच्छी बात है। तो वो प्रोसेस में हम लोग गए ना, तो प्रोसेस में सारे पेपर हम लोग कंप्लीट किए 3 दिन के बाद। देखो किसी के घर में जब डेथ हो जाती है ना, तो हम 15 दिन तक तो जाते नहीं है, पहली बात। बिल्कुल सही बात है, कैसे बात करें, वहां से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे तो मुझे तीसरे दिन चौथे दिन उन्होंने ऑर्डरिंग किया कि भाई डॉक्यूमेंट्स है सब लेके जाओ, आओ बात कर। उम्र हो सकती है उनकी उस समय 48। ओके। फिर 2004 की बात है। तो सीए आए कि नहीं हेल्प करने के लिए? तो मैं सर बताता हूँ ना, अभी क्या हो गया, अभी अगर मैं प्लान करता था, मैंने जो प्लानिंग उनके लिए जो फ्यूचर की जो की थी, अगर वो करता तो मैं 56 लाख रुपए का सेटलमेंट करता था।
अब मेरी सेटलमेंट 26 लाख पे रुक गई। ओहो। तो मैंने उस समय में बोला चेक देने टाइम पे कि बकाया पैसा अभी सीए से ले लीजिए। और उस चेक जब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी सीए, सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये एक हमें जानना जरूरी होता है कि देखिए, क्योंकि ये लाइफ का प्लानिंग जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कर सकता है, और इनकम टैक्स या टैक्स प्लानिंग का होता है वो तो सीए वो उसमें माहिर है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, तो दोनों अगर मिलके चले तो जिंदगी अच्छी हो सकती है, हर एक क्लाइंट के लिए अच्छा हो सकता है। जरूर जरूर। मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि जब भी हम लोग उनके घर में जब भी चेक लेके गए ना, जब भी हम चेक, तभी उस समय में हम लोगों को चेक मिलता था। तो चेक देने के लिए जब भी घर पे गए ना, तो मैंने एक जैसा क्रिकेट मैच में कैसा एक टूर्नामेंट में अचीव करते हैं तो एक ऑनरिंग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और एक शो करते हैं कि भाई आपको ये प्राइज है। तो मैंने एक ऐसा कार्ड बनाया था, और मैंने फोटोग्राफर को लेके नहीं गया था उस घर में। तो फोटोग्राफर को लेके मैंने परमिशन लिया कि मैं आपके घर पे, ये फोटोग्राफर आपके नीचे स्टूडियो है वहाँ से लेके आओ कि मैं फोटो। तो उन फैमिली से मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो पर्सन साथ में था और उनको अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कराना था, तो उन्होंने मुझे बहुत शाउटिंग से मेरे साथ में बर्ताव किया था। तो मैं इमोशन हो गया, मुझे रोना आ गया उस घर से। लेकिन क्यों चिल्लाए, मतलब ये मैंने फोटोग्राफ और ये क्यों? मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का, मेरी कैरियर का पहला केस है डेथ क्लेम का। तो अगर समझो मैं चाहूँ, अगर समझो एक फोटो सेशन रहेगा तो मैं बहुत सारे इंसिडेंट होता है ना कि भाई LIC पैसा क्लेम सेटलमेंट नहीं करती है, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई क्लेम भी, हाँ, और मेरे लिए भी एक थोड़े से विद योर परमिशन है। हाँ, तो उन्होंने नहीं बोला था, और मैं और हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर उस घर से मैं सच्ची में रोके निकला था। हो, तो ये यादगार आपको हो रहा। हाँ। तो ये तो अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और ये बुरा इसके लिए क्योंकि ये आगे एंड उसका ऐसा, उनको पैसे मिले वो एक अच्छी बात थी, लेकिन पूरे अगर वो 56 लाख मिलते तो और खुशी नहीं बोल सकते, कोई डेथ की खुशी कभी नहीं होती है, लेकिन वो पैसे का हम लोग जैसे मराठी में बोलते हैं पैसे से सोंग आणू शकत नहीं, हम लोग उसका कुछ डिफरेंट, पैसा है, वो अपना काम करता ही है। तो वैसी बात है। इंश्योरेंस सेलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो आप हमेशा उसे करते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं? मैं इंश्योरेंस सेलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ऐसा कुछ है क्या? आपका कोई सीक्रेट है क्या? नहीं, मैं जो भी कुछ अगर समझो करने वाला हूँ, हाँ, वो भी मैं पहले उजागर कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप उसमें थोड़े से अलग है, इसके लिए आज मैंने भी आपको इन्वाइट किया। तो हर एक, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स और सारे लोग अच्छे होते हैं, बट आपके खूबी कुछ है, मैंने देखी थी, तो आप थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं चाहता था पूछने के लिए कि आपकी कोई सीक्रेट है क्या? सारे सक्सेसफुल क्यों नहीं है इंश्योरेंस एडवाइजर पर? सक्सेसफुल में वैसा रहता है ना कि हमारी थिंक पहले डिफरेंट होनी चाहिए। हम सोचते हैं क्या है कि देखो नेगेटिविटी ज़्यादातर, अधिकतर मैंने एडवाइजर को देखा ना, तो अगर समझो कुछ भी, अगर समझो हम छोटा सा प्रयास करें 2 कदम चलना, सही, तो हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं हो सकता है, बराबर, और मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। अगर मेरे साथ में अगर कोई रहेगा तो मैं यही बोलता कि ये मैं कर सकता हूँ, डिफरेंट कर सकता हूँ। बराबर, अपनी सोच में ऐसा होना चाहिए कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा है मेरा, जब कोई क्लाइंट अगर सपोज आपको कहता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? अब मैं एक चीज से, मैं अगर समझो बहुत सारी क्वेश्चन, सारे ऑडियंस देख रहे हैं, मालूम है भी कभी ना कभी कोई इंश्योरेंस एडवाइजर उनके पास गए होंगे तो उन्होंने कहा रहेगा, तो शायद आपको क्या एक्सपीरियंस, मतलब उनको कैसे आप टैकल करते हैं, तो शायद वो आंसर उनको भी मिल सके। तो मैं इंश्योरेंस की बात में अगर समझो मैं आपको सजेशन या समझो मेरा सुझाव समझो तो मैं यही बोलूँगा कि राइट टाइम होता है जब कोई अगर आपको अगर प्रपोज करता है, और समझो आपके लिए अगर समझो लाइफ में अगर आपका अगर वो डिसीजन अगर आप उस समय में लेते हो तो वो राइट होता है। क्यों होता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, बराबर, कल क्या होगा आपको नहीं मालूम है, बराबर, कल क्या होगा आपको नहीं मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंश्योरेंस के लिए हमारा इंश्योरेबल पर्सन, मतलब जो LIC की या कोई भी इंश्योरेंस की रेगुलेटरी जो है, वो उसके एथिकल, अगर समझो फिजिकल अगर कुछ हो जाता है तो आप नॉर्मल प्रीमियम से इंश्योरेबल नहीं रहोगे। तो मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इसको आप ऐसे टैकल करते हैं कि बाबा आपको अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आता है और आपको अगर लेना है, समझ में आ गया, तो आप तुरंत ले लीजिए। लेकिन नहीं चाहिए जब भी बोलते हैं तो उसको आप क्या जवाब देते हैं 2 लाइन में? तो मैं 2 लाइन में यही बोलूंगा कि आप ये तो इतना बड़ा तो नहीं करते, हम फोर्स तो नहीं करते, तो आप इतना बड़ा एसेट तैयार कर दीजिए, एक हैवी जो अमाउंट है वो आप कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए जो आपके पास में नहीं है। मैं चला जाता हूँ
मैं चला मेरा काम नहीं है फिर। बराबर, आपके पास पैसे नहीं होते हैं या उतनी कुछ चीजें, हम लोग गैप जो होता है उसको भरने के लिए इंश्योरेंस काम। या मैं उनको एक चीज सुझाव देता हूँ कि आपके पास में अब 25 साल की जिंदगी में आपने कितने पैसे बचाए, मुझे खाली शो कर दीजिए, कहीं सर्टिफिकेट रखा हुआ है तो शो कर दीजिए, मैं निकल जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ये अच्छी बात है आपने की। 80% लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद उसको प्रॉपरली समझते भी नहीं है, ये बात आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बिकॉज मैं भी देखा हूं कि बहुत लोग जो भी देख रहे हैं, ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो हर एक के पास इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ना कुछ होगी, कोई भी कंपनी की होगी, लेकिन क्या वो जानते हैं कि कौन सी पॉलिसी है, क्यों ली है? तो ये इसका इलाज कैसे है, मतलब इसका, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आप कैसे अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आता है? नहीं, प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही जो प्लानिंग, जो हम जो भी अगर समझो नीड बेस्ड प्लानिंग रहता है, तो हम नीड बेस्ड प्लान करते हैं कि सपोज आपका बेटा या बेटी, समझो आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, बराबर है ना, मैं बोलता हूँ कि समझो मैंने 1992 में मेरा चार्टर्ड अकाउंट का काका भाई, वो इंश्योरेंस एडवाइजर था, उसने मुझे कुछ प्रपोज जो पॉलिसी दिया था, और मेरी बेटी जब एजुकेशन के लिए मुझे फीस पे करनी पड़ी, तब मुझे मैच्योरिटी का मुझे 3 लाख रुपये मिला, और मुझे जरूरत थी 30 लाख की। ये गैप, सही बात है, मैंने भी देखे कि जब भी मैच्योरिटी का चेक या मैच्योरिटी अमाउंट या मैसेज लोग भेजते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तभी वो बोलते हैं क्लाइंट, काश मैं ना जरा 50,000 कर रहा था, मैं 1 लाख कर सकता था, है ना? क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट कम होती है, हमेशा मैच्योरिटी अमाउंट कम लगता है, और उस समय लगता है उनको कि 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कि शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा अगर सेविंग करता तो ये मैसेज सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस एजेंट्स फ्यूचर में, जैसे एआई टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं और एप्स हैं बहुत सारे, से रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं, हमारे इंश्योरेंस एजेंट को रिप्लेस करके हमारी बात, मतलब इंश्योरेंस एजेंट्स एडवाइजर बाजू में, और ये एप्स और एआई काम कर सकते हैं क्या? खाली एआई वगैरह काम कर सकते हैं, मतलब आज की जो जनरेशन है और आज की जो डिमांड है, मतलब मार्केट में एआई का, तो एआई इमोशन नहीं कर सकता है। अगर सपोज आज मैं कोई क्लाइंट के घर में अगर गया, और कोई इंश्योरेंस समझो कुछ फैमिली जैसा अटैचमेंट जो हमारा रहता है, राइट, इमोशन, वो इमोशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है, बिल्कुल, जो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे चेंज करते हैं, आप जो क्वेश्चन डालेंगे वो तभी आंसर वो आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग ही, मतलब वी हैव टू स्पीक, इंश्योरेंस एडवाइजर आपसे बात करता है, आपको समझता है, वैसे वाली बात। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन इंश्योरेंस सेलिंग कौन जीत रहा है और क्यों आपके हिसाब से? आज के डेट में ऑनलाइन इंश्योरेंस इजीली क्यों हो रहा है कि घर पे आप अगर समझो बैठे बैठे अगर ऑनलाइन अगर समझो आपने प्रोडक्ट ले लिया, और लेने के बाद में जब आपका क्लेम, जब सपोज चाहे हेल्थ हो चाहे लाइफ हो, जब भी क्लेम आएगा ना, तभी आपको पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक कोई, आप भी मानेंगे कि जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो अपने काम में माहिर है। एक आर्किटेक्ट होगा तो वो अपने काम में माहिर होगा, एक डॉक्टर होगा तो वो काम में माहिर होगा। अगर डॉक्टर कल को, मुझे सपोज सारा एआई नॉलेज से डॉक्टर नॉलेज है मुझे, और मैंने गूगल में और किधर भी मैंने डाल दिया, तो मैं ट्रीटमेंट अपने ऊपर तो नहीं कर पाऊंगा। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो शायद मैं 100% सही हूँ नहीं हूँ, ये मुझे मालूम नहीं। Am I right? हाँ, तो मैं मेरा दवाई के बारे में बता रहा हूँ, हाँ, या मुझे डिजाइन के बारे में हेल्प कर सकता है समझने के लिए, लेकिन उससे खरीदना और अपने ऊपर पूरा लागू रखना। मैं मतलब मेरी ऑडियंस को या मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर समझो एक हेयर ड्रेसर का आपको नाम मैं पूछता हूँ, सबसे पॉपुलर कौन है? बहुत है, मेरे फ्रेंड है भरत गोडम्बे बोल के, जो नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी नाम है जो एक नहीं, ऐसे ज्यादा तो नहीं बता। महबूब हबीब या हाँ हाँ, ये हबीब, वो तो है बिल्कुल। तो मेरे क्लाइंट को मैं एक सुझाव देता हूँ कि आप उसको बोल दीजिए मैं ₹1,00,000 देता हूँ, मुझे हेयर कट करके दीजिए एआई में। हाँ ये बहुत सही है। पॉसिबल नहीं है, नहीं, कुछ हद तक मालूम पड़ेगा कि चलो ये डिजाइन वो डिजाइन, लेकिन आखिर में जो करना है वो कारागिर, आर्ट है, वो टैलेंट, तो स्किल जो है वो पर्सन के हाथ में। मेरा सुझाव ये है कि सपोज अगर समझो आप एक लाइफ के लिए अगर कुछ सोच रहे हो, तो आपको मतलब जैसा महबूब मैंने एग्जांपल दिया, वैसा एडवाइजर, कोई भी एडवाइजर हो जो आपको नॉलेज दे सकता हो, और समझो फ्यूचर में सर्विस, तो आपको उनको सामने बुला के आपका फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आप उस पर करना चाहिए। मतलब आपके केस में, आपके हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑनलाइन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऑफलाइन जैसे एडवाइजर से आप पूछ के बाद में उनके एडवाइस से आप फिर ऑनलाइन ले सकते हो, जो भी है वैसे करना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन में आज के डेट में बहुत धमाका हो रहा है। तो धमाका हो रहा है, तो हम लोग भी बोलते हैं ना कि आप ऑनलाइन परचेस करिए, जब भी क्लेम आएगा तो हमको हमारा कंसल्टेंसी चार्ज कर दीजिए। एग्जैक्टली,
क्लेम सेटलमेंट आपको हम करके देंगे। आपका डिफिकल्टी जो है, अगर आप बेड पे रहोगे, वाइफ घर पे रहेगी, भाभी जी घर पे रहेगी, तो उस समय हम बोलेंगे कंसल्टेंसी 15% हमारे पास ऑन कर दीजिए, हम सेटलमेंट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नए लोग आए तो उनके लिए 3 गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे तो बहुत होंगे, लेकिन एक 1 2 3 अगर ऑर्डर पे, क्योंकि सुनने वाले इंश्योरेंस प्रोफेशन में भी आना चाहते होंगे या होंगे, वो भी देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं कि जो नए हैं? जो नए लोग, नए जो एडवाइजर है, वो अगर आना चाहे तो आपको, एक तो मेरा सुझाव रहेगा कि देखो, अगर आप इस बिजनेस को प्यार करेंगे, अगर जो प्रोफेशन, अगर आप जो भी, चाहे हेल्थ हो चाहे लाइफ हो, तो उसको अगर प्रोफेशन के तौर पे अगर आप अगर एंटर होंगे और आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी कल आई, तो आपके जो क्लाइंट है उसको आप फ्यूचर में सर्विस 15 साल 20 साल, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके ट्रस्ट के ऊपर होता है, बराबर। तो वो आपको ध्यान देना है कि मैं कल अगर छोड़ के जाऊंगा तो क्या होगा। बराबर। तो ये पहला रूल है, लॉन्ग टर्म सोचिए, मतलब कस्टमर को शॉर्ट टर्म के लिए खाली देखिए नहीं, लॉन्ग टर्म का एक एसोसिएशन बनाने का वो देखिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये है जो नए लोग आए भी होंगे अभी शुरुआत में, तो उनके लिए भी आप बता सकते हो। तो नए लोग जो आए ना, तो आप जब तक उसको जो प्रोफेशन जो आपने चुना है, वो आपको पहले सोचना चाहिए कि भाई मेरी कमिटमेंट है, वो मुझे पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। कमिटमेंट कौन सी? सर्विस। तो सर्विस के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, दूसरा रूल। तो और थर्ड रूल क्या आप उनको बताएंगे कि उनको सक्सेस मतलब उनके प्रोफेशन में रहने के लिए क्या तीसरा महत्व रूल है? जो भी प्रोफेशन में आप अगर समझो बिलोंग करते हो, उसमें एडिक्वेट नॉलेज बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। क्यों? चेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर समझो मिसगाइड अगर हमारी सेलिंग हुई तो कस्टमर का लॉस होता है, उस समय में आपको अगर समझो फेस करना पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पहला आपने कहा कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए देखिए, एक दूसरी चीज आपने क्या बताई? दूसरी चीज मैंने बताई कि एक गारंटी कि भाई मैं सर्विस प्रूव कर सकता हूँ। तो सर्विस के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, खाली सेल्स के ऊपर नहीं। ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल आपने बताया? तीसरा रूल मैंने बताया कि भाई एडुकेट नॉलेज, मतलब आज की तारीख में अगर समझो हम नॉलेज, अगर आप बिना नॉलेज का आगे बढ़ो मत, नॉलेज लो और कस्टमर के पास जाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिजिटल मार्केटिंग का रोल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ता जा रहा है आपके हिसाब से? आज की तारीख में क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद मैं फिर से एक दोहराना चाहूंगा कि वो दौर फिर से ना हो। बिल्कुल, हम लोग प्रे करें कि किसी को मतलब सब लोग उसमें से फ्री हो। लेकिन कोरोना के बाद का जो सीन चेंज हुआ है, मतलब सारे वर्ल्ड में, बिल्कुल, वो सब सोचने का नजरिया चेंज हुआ है। ओटी प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को न मिले फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल में मतलब ऑनलाइन पे बहुत सारे हम लोग करना शुरू किए बिकॉज वो टाइम की जरूरत थी। कोई एक ऐसा ट्रेंड जो आपको लगता है कि फ्यूचर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा? एक कोई ट्रेंड अभी चल रहा है या आपने देखा होगा जो अभी ओवरऑल मार्केट में कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसकी वजह से ना पूरा मार्केट चेंज हो सकता है? आपको लगता है ऐसा कोई? हो सकता है। आज की जो जनरेशन है ना, उसको शॉर्ट टर्म सब कुछ मतलब अचीव करना है, लेकिन मतलब कैसा रहता है कि जैसा इजी, मतलब मैं एक ब्रांड इजी मनी, जैसा एक 2 मिनट्स मैगी है ना, जो 2 मिनट में खा के खत्म, फिर भूख तो लगने वाली है ना, लेकिन हम फिर वो उसके लिए नहीं सोचते कि तो आजकल इजी मनी जो आज की जनरेशन जो है वो होल्ड नहीं करना चाहता है, पैशन नहीं है उनमें। तो उससे इंश्योरेंस फ्यूचर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह क्या बदलेगा? मतलब प्लान्स चेंज हो जाएंगे क्या? हाँ जी, क्योंकि 2 मिनट्स में तो नहीं कुछ पैसे मिलने वाले, लेकिन शॉर्ट टर्म के पॉलिसीज। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर देखो, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आप भी मानते होंगे। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस को सिक्योरिटी, सेफ, कंपल्सरी सेविंग, ऐसे लॉन्ग टर्म 10-15 साल का तो कम से कम अगर गोल होगा तो वो तो शॉर्ट टर्म में फिर इंश्योरेंस बैठेगा ही नहीं ना। नहीं बैठेगा। तो ये चेंज हो सकता है? हो सकता है। तो सेविंग पॉलिसी से लोग टर्म इंश्योरेंस की ओर ज्यादा झुकेंगे, आपको लगता है? अभी झुके भी हैं, लेकिन क्या होता है कि वो प्रॉपरली कैसा रहता है कि गाइडलाइन अभी सब लोग आज की तारीख में सोच रहे हैं कि भाई मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा और तो मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, लेकिन 80% अगर समझो हम अगर फ्यूचर में अगर समझो देखें बराबर, तो टर्म इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं होता है। बिल्कुल 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 बंद होता है। सो ये बात तो सही है, लेकिन आपके हिसाब से टर्म इंश्योरेंस और नॉर्मल सेविंग पॉलिसीज में हम लोग जिसको बोलते हैं कि कंजर्वेटिव सेविंग्स, पुराने पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है लोगों को समझने के लिए कि दोनों लेने चाहिए? टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो क्या वो 100% सही है
क्या आपकी एडवाइस क्या रहेगी? एक्चुअली क्या रहता है कि देखो शॉर्ट म्यूचुअल फंड हो, चाहे अभी पुराने टाइम पे अपन पोस्ट में इन्वेस्टमेंट करते थे, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं ना तो अपने को मालूम है कि 5 साल में मेरा पैसा रिटर्न आने वाला है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं भी 5 साल में मुझे एक नई गाड़ी खरीदना है, मुझे एक बराबर। मलेशिया टूर करना है, तो बिल्कुल हमारा एक फोकस रहता है सही है। 5 साल के बाद पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट करने से पहले बराबर सही कि है। मैं म्यूचुअल फंड विड्रॉल करूंगा और मेरा 2 लाख रुपये हो जाएगा तो मैं मलेशिया ट्रिप करके आ जाऊंगा एंजॉय करके। तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता ही नहीं पैसा म्यूचुअल फंड में। आपका अगला गोल फिर से क्योंकि वापस फिर कार लेते हैं, फिर घर का डाउन पेमेंट होता है, फिर कभी वेकेशन टूर होती है, और वेकेशन टूर ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं हर 5 साल तो में। आपका जो गोल है ना, मोबाइल खरीदना है बड़ा वाला, तो आपका जो गोल है ना वो पोस्टपोन हो जाता पोस्टपोन होता है। हर 5 साल में आपका गोल चेंज होता है। है। राइट राइट। लेकिन फिर मतलब सेविंग पॉलिसीज में रखे तो टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट में, जिसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में, तो कितना रहना चाहिए? 100 रुपीज अगर किसी का है तो सेविंग्स में कितना रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना रहना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस को कितना रहना चाहिए? कुछ आपके माइंड में इजी दर्शकों को बता सकते हैं कि मैं एक चीज उजागर FD में कितना रखना चाहिए, गोल्ड में कितना रखना चाहिए? एक चीज मैं उजागर करना चाहता हूँ कि हमारा पास अगर 100 रुपया है, हाँ तो 100 रुपये में 35 रुपये आप इंश्योरेंस में सिक्योर कर दीजिए। 35 रुपये आपका ये कहना है? मेरा ये कहना। ओके, तो 35% अगर समझो उसमें से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मतलब पासिंग मार्क होना चाहिए पासिंग मार्क लीजिए सेफ में। सेफ। ओके क्योंकि हमारी सेफर साइड है ना, मतलब बराबर बराबर। तो 35% जो इन्वेस्टमेंट है, 35%, तो हम लोग 100 रुपये से 105 पकड़ते हैं। क्यों कि जब आपके पास 100 रुपया रहेगा और आपका बैंक में अगर समझो आप इन्वेस्ट करेंगे तो 100 का 105 तो होने वाला है। बराबर बराबर बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। तो 35% को अगर समझो आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अगर एक LIC पॉलिसी में आपने किया, तो क्या होगा कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं एक ऑब्जर्वेशन किया और मैं लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप US बेस का जो सेंसेक्स है वो स्टडी किया है क्या पराग जी? बराबर। तो बोलता है नहीं। बोले जापान का किया क्या? हाँ। तो बोलते हैं नहीं। बोला रशिया का जो अभी सेंसेक्स किया, तो बोलता है वो नहीं। तो मैं बोला अगर आप इसकी अगर जब आपको स्टडी नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि इंडिया में अगर समझो कुछ क्राइसिस आया तो US का सेंसेक्स डाउन होगा क्या? तो बोलते नहीं। रशिया का होगा क्या? बोलते नहीं। अच्छा। तो बोला अगर US में कुछ हुआ, US ने रूस पे अगर समझो कुछ वार कर दिया, कुछ ये हुआ, तो अपना सेंसेक्स फटक से 5,000 7,000 कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है। तो तभी हम सोचते हैं ना कि जो मैं 35% आपको जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मेरा सुझाव है, वो आप कंपेरिजन करोगे 15 साल के बाद तो 10% ही म्यूचुअल फंड आने वाले। बराबर बराबर बराबर, सही बात है। और दूसरी बात है, मतलब इसको ही एडिशनल मैं भी अपने फ्रेंड्स क्लाइंट से कहता हूँ कि नॉर्मली अभी ये 30% का आपने जो बताया, बिल्कुल, कि कोविड में हमने देखा कि सब घर पे बैठे थे बात सही है, लेकिन एक फिक्स एक्सपेंसेस कुछ चल रहे थे, मेंटेनेंस के, मोबाइल के सपोज, या कुछ इंटरनेट के, या जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो वो अगर देखे तो जॉब चली गई, जॉब नहीं चल रहा है, या जो भी बहुत सारी चीजें, लेकिन 25% तो आपका फिक्स एक्सपेंस है। सपोज लाख रुपया किसी का खर्चा था तो 30,000 तो खर्चा है ही है। मतलब आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे ही खाली रोजी रोटी जो भी खा रहे हैं, बेसिक थिंग्स, तो वो 30% सेफ में होने ही चाहिए आपको, होनी चाहिए और गारंटेड होनी चाहिए। आप काम करो ना करो कल से, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट आनी चाहिए। ये प्लानिंग होना जरूरी है। बहुत सही सही। अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्लाइंट और फनी स्टोरीज के ऊपर ये पूछना चाहता हूँ। कोई एक अलग अलग टाइप के हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, बराबर ना? तो जैसे अगर आपको याद आ रहा है तो तुरंत बता सकते हैं। कोई एक बार्गेन मास्टर क्लाइंट जो इंश्योरेंस को भी मतलब सब्जी की तरह बार्गेन कर रहा था, ऐसा कोई आपका किस्सा हो गया है कभी? अलग ये सेगमेंट है जिसमें अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स है, तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसे टाइप का क्लाइंट कोई मिला था या कभी बात हुई थी क्या, और आप उसको क्या फिर बता देते? मतलब कस्टमर बेस बार्गेन करते हैं ना, हाँ। कि नहीं इतना नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जैसे हम रिबेट में भी बोल सकते हो या कमीशन डिस्काउंट में बोल सकते हो, भाई इतना दो उतना दो, और फिर परेशान करते हैं वैसे। तो ऐसा क्लाइंट कभी आया है आपकी जिंदगी में? मैं आता है तो मैं उसको, और आप दुकान भी चला रहे, दुकान तो आपको पता है वहां पर भी आते हैं ऐसे, तो मैं हमेशा मतलब अगर समझो एक थोड़ी सी मतलब मैं रफ लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। बढ़िया। लेकिन मैंने एक कस्टमर ने मुझे पूछा कि मैं अगर पॉलिसी लूंगा तो पहला पैसा कौन भरेगा, पहला प्रीमियम कौन भरेगा? ये बहुत होता है कभी कभी, पहले होता था वैसे बहुत टाइम पे। अभी कैसा रहता है हमारा लेवल जो है ना, वो हमारा लेवल कैसा रहता है कि अगर आपका अप में है, सही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका लेवल पहले बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कस्टमर ने मुझे ये पूछा कि मैं पॉलिसी अगर लूंगा तो प्रीमियम आप भरोगे क्या? तो मैंने उसको बोला देखो भाई, अगर आपकी शादी हुई
समझ में आया। आगे नहीं बात करते हम लोग। तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। नहीं, तो मैंने उसको बोला कि देखो ये बच्चा तुम्हारा है, हाँ, बच्चे के सामने बैठ के रोना किसको है? अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह। चलो, एक आपको कभी कोई एक शक करने वाला क्लाइंट जो हर चीज को फ्रॉड समझ रहा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हर एक टाइम, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा, ये कस्टमर्स हो या मैं भी कस्टमर, तो कभी कभी ऐसे होता है चीज की उनका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस खराब रहा तो उसकी वजह से हम लोग बिहेव करते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है क्या शकी क्लाइंट जो हर चीज को फ्रॉड समझ रहा हूं, आप जो भी कहते हो, लेकिन बाद में आपका बेस्ट क्लाइंट बन गया है? ऐसा होता है हाँ, कि पहले शक करते हैं। मेरे पास भी आते हैं क्लाइंट्स, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, इसलिए रेफरल क्लाइंट्स आर ऑलवेज गुड, लेकिन कभी कोल्ड आता है या, लेकिन फिर भी उसको एक डर रहता है या उसका तो पास्ट एक्सपीरियंस उसको तकलीफ देता है। पास या फिर एक्सपीरियंस नहीं मेरे पास में। रिसेंटली 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते के पहले, उससे पहले भी जब भी अगर समझो वो कुछ भी रहेगा ना, तो लास्ट में कॉलिंग करने के बाद में, सबको बुलाने के बाद में मुझे बुलाते तू घर पे आना। हाँ, अभी मैं नाम के साथ में या डिपार्टमेंट के साथ में मुझे कोई लेना था, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ओके, बड़ी डिग्नेटरी है, ओ हो, बड़ी डिग्नेटरी है, वो हमेशा वो शक की नज़र से देखते हैं ओके। कि उनका काम है। तो क्या पूछते हैं शक की नजर से? हर एक चीज क्या करते हैं, जैसा एक फॉर्म लिया, हाँ। तो तुम मेरे को कीर्ति दिखा, साइन किधर करना है, हाँ, मेरा नॉमिनेशन का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, कोई बराबर मैं खुद लिख के दूंगी, सही सही है ना? सही। ब्लैंक फॉर्म नहीं ब्लैंक दूंगा, फॉर्म नहीं दूंगी, मतलब मेरे फॉर्म पे सिग्नेचर करके नहीं दूंगा। मेरे सामने फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। राइट। सब कुछ हो गया। ये सब कुछ हो जाने के बाद में हमारी एक प्रोसेस होती है। हम्म, फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्लीट किया, कस्टमर से चेक लिया, उसको हम लोग, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक प्रैक्टिस है, ये चेक है ना, चेक मैं उनको बोलता हूँ अपने भगवान के चरणों में रख के दीजिए। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, तो मैंने रख दिया, तो फिर मुझे पूछते हैं कि भगवान के चरणों में क्यों रखना है? हम्म, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, आपका भगवान और मैं, ये दोनों ही आपका भला चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। तो ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं और बाद में फिर अच्छा क्लाइंट बन गया ऐसे? सेकंड टाइम में मुझे बुलाया फिर वापस। हाँ, तो मतलब उसको विश्वास हो गया, लेकिन शक की मुझे नजर से देख रहा था। उसको इतना ही कॉन्फिडेंट है, मेरे पर उतना ही भरोसा है, वो बोल रहे कि अगर तू कुछ भी होगा ना, तो कीर्ति तू पैसा तो तू ही ला के दे। हाँ, मतलब इतना विश्वास हो गया। कोई जुगाड़ू क्लाइंट आपको, आपने सुना होगा ये नाम जुगाड़, तो जुगाड़ू क्लाइंट्स, कौन सा सबसे क्रेजी जुगाड़ आपके पास आया था जो इंश्योरेंस लेने के लिए मतलब लगा रहा था कि आपको, आपने कुछ जुगाड़ लगाया, ऐसा कुछ कभी हुआ? मतलब उसको अलग अलग तरीके से उसको समझाया और फिर कुछ अलग तरीके से जुगाड़ किया, और उनको ऐसे सीधे तरह से समझते नहीं है, तो कभी कभी हम लोग अलग तरीके से जो कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आपने कभी किया, करना पड़ा कभी? हाँ, और वो बन गया क्लाइंट? हाँ, मतलब हम लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं, हाँ। तो ऐसा कोई याद आ रहा है क्या? एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हमारी जो शॉप है ना, वो शॉप के ऊपर ही उनका फ्लैट था, तो हमने प्रपोज किया था, और प्रपोजल के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग सिग्नेचर प्रपोजल फॉर्म पे डेटा शीट, पहले अपनी डेटा शीट, अपना प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं। बराबर। तो बोला अब चेक, तो बोला यार आज तो अभी है नहीं, चेक ऑफिस में पड़ा है। उन्होंने कहा हाँ, तो मुझे बोला कॉमन आंसर होता है कभी कभी। कॉमन आंसर होता है। तो कॉमन आंसर में क्या होता है कि मैं बोला अभी कब आऊँ मैं चेक लेने के लिए? तो बोलता है, मैं जब फ़ोन करता हूँ तो बोलता है कि यार मैं तो आज ऑफिस में पहुँच गया, तो आज तो मैं शाम को घर पे आने टाइम लेके आता हूँ। अवॉइड करते। तो एक दिन मैंने मॉर्निंग में फिर मैं हम फॉलोअप करते करते, हम लोग भी थोड़ा, ऐसा नहीं होता है कि सारे काम धंधे छोड़ के हम लोग सिर्फ उसको फॉलोअप करते हैं। तो मैंने बोला मैं घर पे आता हूँ, तो बोला एक काम करो 7 बजे सुबह घर पे आ जाओ। ओके। तो हम लोग 7 बजे, मेरा एक टाइम पंक्चुअल है, क्यों मैं टाइम से क्यों बंधा हुआ हूँ कि मुझे एक बार एक टिप्स मिलने वाली थी इंश्योरेंस के बदल, मतलब तो 6 बजे किसी ने घर पे बुलाया मुझे, नाम बोलो। तो 6 बजे घर पे बुलाया, तो मिसेस बोली यार 6 बजे कभी आपका ट्रेनिंग होता है क्या? मुझे घर पे पहला ही क्वेश्चन। और वहाँ पे आप समझ गए होंगे ना पूजा, शायद जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो शायद आप समझ गए होंगे कि किसने बुलाया होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, हम नाम नहीं लेंगे, बाद में बता दीजिए, मुझे पता है। तो जैसा मैंने नाम रिफ्लेक्ट किया, घर पे बताया कि इनके घर पे मुझे जाना है, तो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 6 बजे के भी ट्रेनिंग? या उसका दिमाग खराब। सही सही सही। तो मेरा एक पर्टिकुलर रहा कि 5:57 मैं डोरबेल पे हाथ रखा, क्या और उनके घर पे गया। वाह वाह। उन्होंने जो टिप्स दी उसमें मैंने 100 पॉलिसी भेजा। तो मैंने समझा टाइम पे जाना जरूरी। बराबर। तो मैं जैसे वो कस्टमर के घर पे 7 बजे मुझे बुलाया, तो मैं 7 बजे गया और सीधा मैंने डोरबेल पे ऐसा हाथ रखा। आपका डोर है।
उधर दिख नहीं रहा है लोगों को दिख नहीं रहा है। मैंने ऐसा डोरबेल पे हाथ रखा, हाँ ऐसा, यस 7 बजे, और मेरा टिंग टॉन्ग, उनका 5th फ्लोर था, हाँ तो मैं 7:01 उनका घर से बाहर निकलना और मेरा लिफ्ट से बाहर निकलना। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला यू आर लेट। मतलब वो अवॉइड करना चाहते थे इसलिए आपको जल्दी बुलाया, उनको लगा इतने जल्दी नहीं आएगा, लेट आएगा, उसके पहले निकलने वाला था, लेकिन आपने मैं बराबर टाइम पे पहुंच गया। तो 1 मिनट की देरी हुई तो बोला यू आर लेट, बोला वी आर सॉरी सर। हाँ फिर दे दिया, नहीं चेक दिया। ओ बाप रे बाप रे, देखो। और मैं जाते जाते बता रहा हूँ, आप हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंश्योरेंस में टिप्स या जो भी ट्रेनिंग के लिए हम लोग को कभी मॉर्निंग में उसी बंदे ने मुझे बताया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ पराग, मालूम है अभी इतने सारे ट्रेनिंग हम लोग जब भी करते हैं प्लेटफॉर्म से, तो बहुत एजेंट्स आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं। दोस्तों सुनो, ये सही बात है, लेकिन कभी कभी आप उसमें ट्रैप में नहीं आना। तो बहुत लोगों को अभी जवाब क्या देना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ 5 बजे आ जाओ मेरे घर पे 5 बजे। नहीं, अगर 50 लोग रहेंगे, 25 लोग रहेंगे, उसमें से शायद एक आध आएगा मेरे जैसा। हाँ, तो वो उन्होंने यही कहा कि ज्यादातर तो नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 सीखने की बात है कि जो सीरियस है इनके तरीके, वो पहुंचेंगे और उसका बेनिफिट बाद में आगे चल के डेफिनेटली मिलेगा आपको। और उनका भी गलत नहीं है, क्योंकि वो 100 लोगों को कहाँ पर इनवाइट करेंगे, देयर इज सम लिमिटेशंस हमेशा। राइट। तो बहुत बढ़िया बात। तो उसमें फिर मैंने क्या किया, अभी आपने मुझे एक जो क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा अधूरा रह गया। हाँ। फिर मैंने प्लान किया। हाँ। मैं वीजा की लाइन में, मतलब वहाँ पे नरीमान पॉइंट गया था, तो मेरे साथ में मेरा नवनीत पटेल भाई जो है वो साथ में था। हाँ। तो उनको मैंने बोला अभी तू फोन कर, और मैंने ही फोन करके बोला कि मैं आज मेकर टावर्स में मेरा मीटिंग है। हाँ। और मैं आने वाला हूँ आपके बाजू में। हाँ। तो ऑफिस में जाके तो मिलता हूँ, अगर मेरा काम वहाँ पे पूरा हो गया ना, कंप्लीट होगा, तो उसके पास आपके पास में, तो बोला वेलकम। हाँ। और फिर बाद में मैं तो वीजा की लाइन में खड़ा था। हाँ। और मेरे नवनीत को बोला अब तू फोन कर, बोला सर को टाइम नहीं है, मैं खुद ही आया, चेक दे दो। वाओ, फर्स्ट क्लास। तभी उन्होंने चेक दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ऐसा क्लाइंट जिसने पॉलिसी ले ली पर 1 हफ्ते बाद कैंसिल कर दी, रीजन क्या था? ऐसा कोई क्लाइंट कभी हुआ, मिला? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ। बिकॉज आप कूलिंग पीरियड जैसे 15 डेज, दोस्तों जाते जाते आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 15 डेज का कूलिंग पीरियड होता है। आप सोच सकते हो और आपको चाहिए जो भी है, आप डिसीजन ले सकते हो। तो कभी कभी आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत फॉर्म भरना चाहिए, पैसे भरने चाहिए, इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, जो भी एडवाइजर से आप बात कर रहे हो। एम आई राइट? लेकिन आपको अगर लगा कि नहीं कैंसिल करना है, तो आपके पास 15 दिन है। हाँ। लेकिन उसको डिले नहीं कीजिए, दिल में अगर आ गया इंश्योरेंस तो ले लीजिए। एम आई राइट? ये रिलेटेड क्वेश्चन कि कोई कैंसिल किया और क्यों किया। एक मैं बताना बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत बताना चाहूंगा कि वो बैंक में जॉब करते थे। हाँ। और उन्होंने मुझे 40 लाख रुपए का चेक दिया था। ओहो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ। शांति में, जीवन शांति प्रोडक्ट। ओके। पेंशन प्रोडक्ट। दोस्तों जीवन शांति एक LIC का पेंशन प्रोडक्ट है। यस। तो प्रेजेंटेशन हुआ था, और मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंटेशन देने के बाद में हम लोग कमिटमेंट, उस जो प्रेजेंटेशन पेपर प्रिंट देते हैं उस पर ऑटोग्राफ साइन करा के लेता हूँ मैं, कि भाई मैंने जो आपको बताया था वो सही है। सही है। फिर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके मन में कोई भी एक क्वेश्चन उठा, तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप वो पेपर को कहाँ रखते हैं? फाइल में रखता हूँ। फाइल में आप फाइल फिजिकल। ओके। तो कोई इंसिडेंट हुआ कि अभी उन्होंने फिर बाद में, जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद में पॉलिसी लॉगिन हो गया। हाँ। सब कुछ नंबर हो गया, उनके डॉक्यूमेंट समझो, जो FPR हमने दे दिया, तो बाद में बैंक में जाके उन्होंने इंक्वायरी किया, तो इससे मुझे 2% ज्यादा मिलता है। 2% कैसे हो सकता है? इतना तो ज्यादा नहीं होगा। वो बैंक में जॉब करते थे ना। हाँ। और बैंक में जॉब करते थे, उन्होंने बोला अगर मैं 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर मैं बैंक में करूं। अच्छा, बैंक में, तो डिफरेंट जो है, मतलब वही प्लान में नहीं। दोस्तों ये ध्यान में रखना जरूरी है, उन्होंने वो प्लान में नहीं, दूसरे इन्वेस्टमेंट, मतलब एक FD सरीका, वहां पर इंटरेस्ट रेट शायद 1% 2%। हाँ। ओके। और तभी मैं ऑलरेडी फ्लाई कर चुका था US। अरे फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड में आपका सिर्फ 12 घंटे बचे हुए हैं। एग्जैक्टली। और लेटर हमने कस्टमर से लिया कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड, और मैंने कुछ गलत समझा या जो भी कुछ, आप एक राइटिंग में मुझे लेटर दीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो हमने रिटर्न कर दिया। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या कि कूलिंग पीरियड जो आपने बताया, तो ये कूलिंग पीरियड कभी से शुरू हो जाता है? जैसे कि प्रपोजल फॉर्म, सपोज आप कोई इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के पास जाता है, उसने साइन कर दिया उस दिन से, या वो प्रपोजल बनता है, पॉलिसी में कन्वर्ट होता है, हाँ, उस दिन से, मतलब
LIC बोलो या कोई भी कंपनी में आपका जब भी प्रपोजल पॉलिसी नंबर में कन्वर्ट होता है तभी से कूलिंग पीरियड होता है। हाँ जी, उसमें मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि समझो मैंने हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताइए। तो आपके मन में ख्याल आता है कि भी मैंने चेक 3 तारीख का लिया, सपोज 4 तारीख है तो 3 तारीख को मैंने चेक लिया, और हमारी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस समझो कभी कभी हेल्दी नहीं होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम एरर कुछ अगर आया तो उसमें थोड़ा डिले होता है, 2 दिन हुआ 4 दिन हुआ, तो जब प्रपोजल नंबर आपका कंप्लीट हुआ उसी दिन से कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है। तो पॉलिसी नंबर नहीं, प्रपोजल नंबर। आप नहीं, पॉलिसी नंबर। हाँ, क्योंकि दोस्तों इसको जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ये मैंने भी देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे बात की कि प्रपोजल नंबर और पॉलिसी नंबर में भी कभी कभी बहुत सारा डिले होता है। कोई किसी का मेडिकल्स का होता है या किसी के पेपर वर्क इनकम्प्लीट, तो कोशिश करके आपको जब भी दिल में आता है तो सारे पेपर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो पॉलिसी तुरंत बन सकती है, और उसके बाद पॉलिसी नंबर के बाद आपके पास वो कूलिंग पीरियड रहता है ना। राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत कोई हाइपर इमोशनल क्लाइंट जो पॉलिसी लेने के टाइम सेंटी हो गया था, ऐसा कभी है? मतलब कभी कभी इमोशनल बन जाते हैं कुछ चीजें, किसी की खबर सुनी और फिर उसने वो जोश में सेंटी हो गया और पॉलिसी ले ली, ऐसा कभी हुआ है? मेरा स्टार्टिंग करियर ईयर में मेरा एक दोस्त जो है वो हमेशा मतलब उनका एक पार्टनर था, बदलापुर में एक्सीडेंट हो गया। हाँ। और वो शाखा प्रमुख था शिवसेना का। बाप रे। तो कोइंसिडेंट रात को डेथ हो गई 10 बजे, और वो देख के उसके मन में इतना ना डर लगा ना, तो मुझे रात को 10:30 बजे कॉल किया कि तू मेरा प्रपोजल आज का आज कंप्लीट कर। और रात को मैंने, तभी मेरे पास में वो फैसिलिटीज नहीं था प्रेजेंटेशन का, तो मेरे बाजू में जो घर था उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफिस थी। तो सर को बोला एक काम करो सर, फैक्स भेजो प्रेजेंटेशन। समय की बात, बराबर, सही। और वो फैक्स भेजने के बाद मैंने उनको पेपर प्रिंट दिया और बोला ये मैं कल तुम्हारा एक पॉलिसी का प्रपोजल करने वाला हूँ और ये कल कंप्लीट करूंगा। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थोड़े से हम लोग रियल लाइफ क्लाइंट्स के हिसाब से कुछ सिनेरियोस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे वियर्ड एक्सक्यूज जो किसने पॉलिसी ना लेने के लिए दिया हो, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज थे, मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा कि हट के कोई जवाब किसने बोला होगा, एक्सक्यूज जिसको बोलते हैं ना, कि मुझे पॉलिसी नहीं खरीदना है, लेकिन कुछ ऐसा एक्सक्यूज जो अरे ये मैंने सोचा ही नहीं, ऐसे होता है कभी कभी। तो आपने कभी सुना? तो मेरे एक मतलब मैं नाम देना चाहूँ या ना देना चाहूँ मुझे मालूम नहीं, क्लाइंट का बोल रहे हो या किसका? क्लाइंट का रिलेटिव है। समझो उसमें क्या हुआ कि एक परिवार चलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी जितना नहीं बोले तो अच्छा है। तो उसमें एक कोइंसिडेंट क्या हुआ है कि समझो उस फैमिली से रिलेटेड जब भी मैं उनको प्रपोज किया था कि उनके पास 8 पॉलिसी थी। हाँ। जब मैं एंटर हुआ था। Okay. तो एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं जा रहा था किसी और के घर पे। Okay. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे घर पे नहीं आओगे क्या? अच्छा, ओके। बोला यार आप बुला और मैं ना हो। बहुत बढ़िया। और इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई सामने से बुलाए तो अच्छा ही लगता है। तो उस हिसाब से फिर आज की तारीख में मैंने उनको कम से कम 30 पॉलिसी मेरे पास में उनकी, तो मैं चाहता था कि उनके एक परिवार से मैं जुड़ जाऊँ। हाँ, नहीं मैंने लेकिन क्वेश्चन आपको अलग पूछा कि अलग एक्सक्यूज क्या दिया, जो मतलब बोलते हैं ना कि पॉलिसी ना लेने के लिए, तो नहीं चाहिए। अभी वो क्लाइंट मेरे सामने ही नहीं आया आज तक, मतलब जिसको मैं प्रपोज करना चाहता था। उनकी मम्मी का एक ऑपरेशन होने वाला था। और उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत थी, तो उस परिवार में मैं कम से कम 25 लोगों को जाके डोनेशन भी करके आया। और मैं उनकी बात समझ नहीं पाया और वो मेरे सामने नहीं आए। मैंने बोला आप इंश्योरेंस से नाराज क्यों हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब क्या दिया? नहीं दिया, मिलने की कोशिश। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एक्सक्यूज कुछ दिए है क्या, ऐसे कुछ हटके एक्सक्यूज? भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो भी है, जो नॉर्मल कॉमन एक्सक्यूजेस रहते हैं, सीए ये वो सारी चीजें, लेकिन ऐसा कोई एक्सक्यूज? मैंने एक चार्टर्ड अकाउंट को प्रपोज किया था, जिसके उनके काका इंश्योरेंस एडवाइजर, लास्ट मेरी भी पॉलिसी 92 में उन्होंने की थी, मुझे मैच्योरिटी भी उन्होंने ला के दिया। ओके। तो उनके मैंने भतीजों को, जो मेरा चार्टर्ड अकाउंट है, उनको मैंने प्रपोज किया था। तो बोला यार, मैं बोला देख अगर प्रपोज मैंने तेरे को किया है, तो बोला उसने एक्सक्यूज यही दिया कि मेरे घर में एडवाइजर होते मैं कैसे पॉलिसी ले दूं। ओके, वैसा ये आपके लिए वैसा। ऐसा क्लाइंट जो सिर्फ फ्री कंसल्टेशन के लिए आया था और पॉलिसी लेने का कोई मूड नहीं था, ऐसा कभी आप ऐसे बहुत सारे एडवाइस पूछते हैं फ्री एडवाइस के लिए, तो ऐसे होता है आपके पास? एक क्लाइंट मेरे पास में, उसने जीवन श्री पॉलिसी लिया था, तो मैंने एडवाइस, मुझे हर बार आता है ऑफिस में, तो एक नया पॉलिसी मेरे से तो कभी लिया नहीं, लेकिन फ्री एडवाइस के लिए हमेशा आता था। जैसे फ्यूचर प्लस हमारा 172 प्लान जो मार्केट प्लस में जो पहली बार लॉन्च हुआ, तो उसके बारे में मुझे जानकारी लिया। एक 191 प्लान मार्केट प्लस जब आया तभी लॉन्च, तो हमेशा वो इन्फॉर्मेशन के लिए आना। तो मैंने एक चीज सोच लिया कि जब भी वो आया ना, तो मैंने मेरी घड़ी निकाली। घड़ी निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे रख दिया सामने, उसके सामने टेबल पे। टाइम लेने वाले अभी देखो मैं बात करूंगा ना, तो अभी कंसल्टेंसी चार्ज करूंगा मिनट के हिसाब से।
वो मुझे कहाँ से याद आया कि मोहरा पिक्चर में हाँ। परेश रावल जो है, यस तो वो मूवीज काम करते हैं मतलब बहुत बढ़िया। तो मैंने सामने घड़ी रख दिया, उसका बोला मिनट के चार्ज चलो हमारे फिर हो क्या इनका जवाब क्या गए। था? वो उसके बाद कभी आए नहीं। आया ही नहीं ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या कभी किसी क्लाइंट ने पॉलिसी लेने के प्लान शादी के बाद या लॉटरी लगने के बाद या रिटायरमेंट के बाद, मतलब पैसा जब भी बढ़ा, ऐसा कभी कोई क्लाइंट आया कि बाबा बहुत पैसे आए, लॉटरी लग गई है तो चलो इन्वेस्ट करते हैं, या कोई और कुछ भी एरियर्स हो गया, या शादी की है और कुछ मिला है और Yes. तो ऐसा कभी क्लाइंट आपके पास आया है? यस यस यस। मतलब इन्वेस्ट किया है क्या हाँ पैसे? हाँ कुछ बता रहे हैं हम? हाँ, मैं मेरे वो है यहाँ पर। हाँ ओके हाँ ये देख सकते हैं ना। ओके आपको थोड़ा सा इस तरफ है ना, हाँ बराबर राइट। दिख ये रहा है? क्या है? ये एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट है, हाँ तो ये रेफरेंस क्लाइंट में जब भी मेरी बात हुई थी तो उन घर में पापा का इंश्योरेंस मैंने किया था, ओके। और बाद में बेटी की शादी हुई, तो बेटी की शादी हुई ना तो आपके फोन बहुत आ रहे हैं ना, तो जस्ट मिलिंद थोडंसं हे घेऊन चला ना, म्हणजे डिस्टर्ब होतं मध्ये, जस्ट थोडंसं बाहेर ठेवा. थैंक यू. यस हाँ जी. हाँ, तो जैसे ये मतलब उनके पापा का इंश्योरेंस मैंने किया, तो फैमिली मेरा आना जाना होता था हमेशा बाहर हाँ? वासी में। तो शादी के बाद में जिस दिन बेटी बॉर्न हुई तो मुझे कॉल आया हाँ कि मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा प्लान मुझे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. चाहिए। तो मैंने एक्चुअली क्या हुआ, ये देखो, ये उसकी बेटी जब बॉर्न हुई ना, तो फोटो. उसका फोटो है, अरे. और ये जो कपल है ना वो रियल क्या बात है. हस्बैंड वाइफ है। वाओ पूजा और- मस्त है ना आइडिया. वेरी नाइस. और ये इसको बना के उनको दिया. ये बना के उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा प्लान मुझे चाहिए, तो हमारे के वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो LIC का जीवन लक्ष्य करके है, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो हम एजुकेशन लोग कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना चाहते, सो नाम तो नहीं है, but- तो मैंने ये प्रेजेंटेशन तीनों का फोटो बना के उसमें सारे फ्यूचर्स ऐड कर दिए जो मुझे प्लान करना था कि भाई 5000 रुपीज पर मंथ आप पे कर सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने ये प्रेजेंटेशन और मेरा क्लोज हुआ। वेरी नाइस. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. क्या बात है. दूसरा कोई एक फियरफुल क्लाइंट, जैसे कोई डरने वाला भी क्लाइंट डरते हैं, जो इंश्योरेंस लेने से पहले ही अपनी डेथ का कैलकुलेशन कर रहा था, ऐसा होता है ना, बहुत डर डर के पॉलिसी लेते हैं, डरा हुआ क्लाइंट इन शॉर्ट, ऐसा कभी आपके पास आया? डरा हुआ क्लाइंट अभी आपने जो बताया वैसी बात है, रात को जो 10:30 बजे उन्होंने, वो डरा हुआ ही क्लाइंट बोल सकते हैं. जब भी कोई इंसिडेंस होता है दोस्तों, तो हम हाँ. लोग सोचते हैं कि हम लोग को अपने खुद को वहां पर वो जगह पे रखते हैं, हाँ, और वो तो- फिर डर जाते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो मैं डर से डिस्टर्ब बोलना सही रहेगा. हाँ, डर से डिस्टर्ब। तो मेरा एक दो मेरे बाजू में एक शॉप था, और हमारे मतलब हमारा फैमिली रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग था, ताकि अगर मैं जब समझो वहाँ पे जाऊँ तो मुझे उनकी वो जो ऑनर सीट रहती है ना, गादी, बराबर. स्टेट की गादी, हाँ. वो वहाँ पे मुझे बिठाते थे, वाह, वाह. बोले आप इसके हकदार हो। क्या बात है. अरे वाह. तो वहाँ जाने के उनकी जब ये डेथ हो गई, मेरे दोस्त की डेथ हो गई 2008 में, तो मैंने 2.5 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट करके दे दिया। बहुत मस्त. बहुत 2.5 घंटे के अंदर चेक प्रूफ करके दे दिया। वेरी नाइस. तो उनकी हमारे डेथ हो जाने के बाद में जो प्रार्थना में हम लोग घर पे जाते मिलने के लिए, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मैंने कोई इंश्योरेंस की बात नहीं छेड़ी थी, लेकिन सब लोग जो डरे हुए थे, बोले मेरा 25 का कर दो, मेरा 25 का कर दो, मेरा 25 का कर दो। तो उसमें से एक पर्सन और मुझे, उनका पार्टनर था, उन्होंने बोला यार मैं वाइफ को बोलूँ क्या? मैं बोला देख, तू मरने के लिए अगर इंश्योरेंस लेता है तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बराबर. मैं तुझे जिंदा देखना चाहता हूँ, उस परिवार में तुम्हारा जो योगदान रहेगा आपके benefit मिलेगा. मेरे को एक काम करो, भाभी को फोन लगा के दो, मैं बोलता हूँ कि इसको मरने के बाद आप ये मर जाएंगे और आपको पैसा चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए या मेरा दोस्त चाहिए? बराबर. मैच्योरिटी बेनिफिट Maturity चलेगा, benefit, हाँ. बट डेथ बेनिफिट तो नहीं. मैंने वो चीज को उसको समझाया कि वेरी नाइस वेरी नाइस. ये राइट है। कभी किसी क्लाइंट ने आपसे न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी एडवाइस मांग ली हो इंश्योरेंस लेने के पहले? कभी होता है, मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी होते हैं, मैंने देखे हैं, भाई उनका टाइम रहता है, हाँ तो ये टाइम में आ जाना, या कुछ वो देखते हैं, बड़ी चीज कभी भी डिसीजन लेते हैं तो ऐसा होता है. तो क्या आपने भी एक्सपीरियंस किए हाँ, मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जब भी मैंने प्रपोज किया था ना, तो उनको हमेशा वो मेमोरिकल न्यूमेरिकल जो बोलते हैं ना हम लोग, हाँ. जो टोटल 9 आना चाहिए। अच्छा बाप रे. तो मैंने क्या किया, 20,70,000 रुपये सब में छोड़ दिया।
अच्छा वैसा करके मुझे लगा पॉलिसी नंबर का 9 आना चाहिए। बिल्कुल कार के नाम भी नंबर भी वो खरीदते हैं ना वैसे वाली हाँ। वीआईपी नंबर्स एंड ऑल। तो मैंने 20,70,000 समय छोड़ किया, तो वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है 7 और 2 9, बोले ये कर दो। लेकिन ये आपको उन्होंने बताया और फिर मालूम पड़ा ना आपको? नहीं नहीं, हाँ अभी मतलब कैसा ये कि उसको ये 9 फिगर चाहिए था, ये उसने बताया होगा तभी तो आपने बनाया होगा। मैक्सिमम पीपल का कैसा रहता है कि 9 फेवरेट है, अच्छा वैसा। और उनका फेवरेट अपनी हॉबी है ना। हम लोग अगर फैक्ट फाइंडिंग करते हैं तो जो मेरे कस्टमर होने वाले हैं या मेरे जो कस्टमर है उसका उसका पोर्टफोलियो कुंडली। मतलब कुंडली हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रोफाइलिंग बिल्कुल बिल्कुल सही है। एनआरआई क्लाइंट के साथ काम करने का कोई इंटरेस्टिंग या शॉकिंग एक्सपीरियंस क्या आपको आया, कभी शेयर करना चाहेंगे? यस, 2000 शायद 10 या 11 में ओके। कोइंसिडेंट अभी क्या क्या हुआ था कि मैक्सिमम हमारे जो इंडिया से जो अमेरिका, यूएस, कनाडा, लंदन वगैरह जाते हैं और डिपोर्टेशन होता है उनका अभी तो बहुत बाय डिफॉल्ट। ट्रम्प साहब की मेहरबानी है, बहुत सारी चीजें। बाय डिफॉल्ट ये होता है, तो तभी हमारा कैसा थोड़ा पहचान था एयरपोर्ट में। हम लोग उनको मतलब कुछ सपोर्टिंग करके उनको ले आते थे बाहर। ओके। तो कोइंसिडेंट हमारा उसमें हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करते क्या हो प्रोफेशन, तो मैंने बताया मेरा प्रोफेशन क्या है। ओके। तो बोला एक काम करो, मेरा एक पॉलिसी, मुझे एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाइए। ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड थे जिसको आपने हेल्प किया या पहचान की वजह से पहचान आए। के? या ओके, और हम आपके लोग पहचान के जो एनआरआई से इधर आए। एयरपोर्ट पे हमने सपोर्ट किया था उनको, ओके। उनको कैरी करके लेके आए, मतलब बाहर से। दोस्तों देखो, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और ये कितना सही है कि आप वो मकसद से नहीं जाइए कि पॉलिसी मिलना है बोल के हेल्प हाँ, कीजिए। हेल्प उनको मालूम भी नहीं था, नहीं। कीर्ति कुमार जी को मालूम भी नहीं था कि इनको पॉलिसी मिलेगी या जो भी है बिजनेस मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या हेल्प करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली सामने से उनको एक ऑफर आ गई। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हमने अभी तक का काफी तक इंटरेस्टिंग चीजें, लेकिन थोड़ा अभी हम लोग रैपिड फायर राउंड के हिसाब से हम लोग आगे जाते हैं। तो आप रेडी हो वैसे? यस यस। तो कुछ रैपिड फायर राउंड मस्ती और फन वाले क्वेश्चंस में मैं अपन यस तो निकाले हुए हैं, तो ये आपके लिए। यस मैं 10 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हुए हैं जो रैपिड फायर राउंड में आपको 2 आंसर्स देंगे, उसमें से कोई ना कोई यस नो कोई भी आप बता दीजिए। तो आप रेडी है? यस। बिना सोच के आपको बोलना है। हाँ जी। मतलब टाइम ज्यादा नहीं लेना है। ओके। कीर्ति कुमार जी को कोल्ड कॉलिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग पसंद है? सोशल मीडिया। ओके। हाई कमीशन या लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप? लॉन्ग टाइम कमीशन, लॉन्ग टाइम रिलेशन। लॉन्ग टर्म कमीशन नहीं नहीं, रिलेशन। क्लाइंट रिलेशन। क्लाइंट बिल्कुल रिलेशन। बिल्कुल। टर्म इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस? लिंक इंश्योरेंस। ओके। बड़ा टारगेट अचीव करना या एक सेटिस्फाइड क्लाइंट बनाना? एक सेटिस्फाइड क्लाइंट बनाना। ओके। मॉर्निंग मीटिंग या इवनिंग चाय पे सेल्स डिस्कशन? क्या पसंद है? मॉर्निंग मीटिंग। मॉर्निंग मीटिंग पसंद है। ओके। घर का बना खाना या क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर? वक्त की सिचुएशन के साथ में दोनों जायज है। बट आपकी पसंद की चीज कौन सी है दोनों? अगर कस्टमर रहेगा तो फिर होटल। बिजनेस के लिए। ओके। अमीर क्लाइंट डिफिकल्ट हो या मिडिल क्लास क्लाइंट कंफ्यूज हो, दोनों में से कौन पसंद है? अधिकतर मतलब जो अमीर क्लाइंट डिफिकल्ट हो या मिडिल क्लास क्लाइंट कंफ्यूज हो, दोनों में से कौन सा पसंद हाँ, दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। है? ये देखो इन्होंने बीच का रास्ता पकड़ा। संडे का ब्रेक या संडे को भी काम? मैक्सिमम संडे को ब्रेक ही होता है, ब्रेक ही होता है। आप खुद के लिए टाइम? हाँ नहीं, खुद के लिए नहीं। लेकिन एक सपोज कस्टमर भी रिलेक्शन नहीं चाहता है कि हफ्ते में काम करते हो फिर हम लोग उसको उस मीटिंग पर्पस में जावे, तो कभी कभी मैं ही अवॉइड करता हूँ। ओके ओके। इंश्योरेंस का नॉलेज या कम्युनिकेशन स्किल, क्या पसंद करते हैं? इंश्योरेंस नॉलेज सीखने के लिए। सीखने के लिए। वेरी नाइस। कमीशन का चेक या क्लाइंट का थैंक यू मैसेज? हाँ, दोनों जरूरी है। एक आंसर खाली आपने नहीं दिया, लेकिन फिर भी इट वाज अ गुड राउंड। थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपको मजा आ गया? यस 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 यस, बहुत बहुत अच्छे। अभी तक तो काफी चीजें हमने डिस्कस की। अभी कोई ऐसे चीजें पूछना चाहता हूं मैं, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड फनी सिचुएशंस। ऐसा क्लाइंट जो आपके पास सिर्फ इसके लिए आया हो क्योंकि उसका दोस्त भी आपसे पॉलिसी ले चुका है। भी ऐसा होता है ना, मेरे दोस्त ने दिया वही देना मुझे। हाँ। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, कितनी बार हुआ है? मतलब हमेशा जब ये कंपैरिजन होता है ना कि एक परिवार में सपोज मैंने बिजनेस किया, तो 4 साल के बाद में उस परिवार में बिजनेस नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई क्या स्ट्रेटेजी यूज करूँ तो मेरा बिजनेस होगा। तो मैं ऐसा थोड़ा एक नर्वस टाइम पे उनके शॉप में जाके ऐसा करके बैठ गया मैं, तो बोले क्या हुआ है? बोले यार
क्या बताऊं मैं तेरे को। हाँ, तो बोला क्यों? बोला मेरी कंप्लेन हो चुकी है। बोला आपकी कंप्लेन किसने की है? बोला किस किस का मैं नाम बताऊं तेरे को? पहला नाम तेरा है। मैं बोला अच्छा। कैसे? हाँ, बोला कि कंप्लेन में पहला नाम तुम्हारा है और ये मेरा मोबाइल है, मैं मैडम से बात करा दूं, वो आपसे बात करे। बोला नहीं मैडम से फ़ोन मत कराओ, आपका प्रॉब्लम क्या है बोलता है। मैं बोला अभी देखो, बोला आप रिसिप्ट हम चेक लेके जाते हो, रिसिप्ट आ जाता है, आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे होता है, मेरा परिवार का बर्थडे होता है, आप बुके भेजते हो, तो फिर कंप्लेन किस बात की? बोला आपने 2004 में पॉलिसी लिया और आज तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वाह। ऐसे करके। ओके, फिर क्या उनका जवाब था? तो उनका जवाब था भाई क्या करना पड़ेगा मुझे? बोला आपके घर पे आना पड़ेगा मुझे। तो बोला मेरे घर पे खाना खाओगे क्या? बोला मैं जरूर खाना खाऊंगा, लेकिन चेक बुक तो तेरे को घर पे लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जाके उनके घर पे मैंने खाना किया, वाइफ को फोन करके बोला कि आज मेरा खाना मत बनाओ, मैं क्लाइंट के घर पे जाने वाला हूँ और ओ। वहीं खाना खा के आऊंगा। बहुत और बढ़िया। वहाँ पे वो क्लोज हुआ। हाँ हाँ। तो क्लोज हुआ तो क्या हो गया कि अभी एक हफ्ता में वापस उनके वहाँ पे शॉप में नहीं गया। तो जैसा मैं वापस गया ना दूसरी बार, तो उसने, उसके भाई ने मुझे बुलाया। हाँ बोले सब्जी ने क्या लिया? हाँ। माऊजी ने क्या लिया? ओके। तो मैं बोला माऊजी ने तो अपना कर लिया, अब तेरा। तो बोला आप मेरे घर पे खाना खाओगे क्या? हाँ, मैं तो खुश हो गया। खुश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। वैसे ही हो गया मतलब। तो कंपैरिजन जैसा आपने मुझे पूछा था ना कि कस्टमर ने लिया तो मुझे क्या, मुझे तो मेरे भाई ने क्या लिया तो मुझे क्या, वैसा। तो मैंने उनको भी सेम प्रोडक्ट दिया, बहुत। एक एडिशनल दे दिया मैंने उनको। कोई एक ऐसा केस जब क्लाइंट आपसे इंश्योरेंस लेने आया था, पर आपने ही उसको मना कर दिया क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ दूसरी भी वजह हो सकती है, ऐसा कोई क्लाइंट कि आपने मना कर दिया इंश्योरेंस देने से। हाँ, मैंने 2004 में, अभी हुआ क्या, मेरे एक क्लाइंट ने मैंने ही उनको एक घर दिलाया था हमारे एरिया में ही, एक 13.5 लाख में डील हुई थी। और जो क्लाइंट था वो डेल्टा एयरलाइंस में जॉब पे था, वो ड्रिंकर्स था। ओहो। तो उन्होंने मुझे कमिट बोला था कि भाई मैं पॉलिसी लूंगा, लेकिन आपको शो नहीं करना है उसमें। हाँ हाँ। तो मैं कुछ चीज़ें सोचने लग गया, भी मैं अगर नहीं करूंगा तो ये कितना टाइम होगा। और वो घर लेने के बाद 12 लाख रुपए हम लोग उसमें पेमेंट कर चुके थे। किसमें? डील घर में। अच्छा। मेरे क्लाइंट को दे, मेरा कमीशन बेस नहीं है, मेरा दोनों तरफ कस्टमर का रिलेशन है, उस हिसाब से हम लोग वो डील करके किए थे। दिया था। 1 लाख रुपया बाकी था खाली देना। तो अक्षय तृतीया जब भी आया तो एक अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है। तो हमने डिमांड की भाई आज चाबी दे दो, हमें चाबी दे दो। तो बोला चाबी मैं नहीं दे सकता हूँ। बोला क्यों? तो बोलता अभी 1 लाख रुपया आपका बाकी है। बोला यार 12 लाख रुपया डील में दे चुके हम लोग, 1 लाख बैंक का लोन हमारा सैंक्शन होगा तो वो चेक आपको देना है। तो बोला नहीं। तो मैं बोला एक काम करो, आज खुशी का दिन है, अच्छा दिन है, तो आप हमारे साथ चलो, हम लोग कलश रखते हैं और जो पूजा करते हैं, आप फिर ताला लगा दो, चाबी अपने पास रखो। तो भी उसने मना कर दिया। हाँ। तो फिर उसके बाद में मैंने वो इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, मेरे पास जो प्रपोजल फॉर्म चेक दिया था, मैंने उसका प्रपोजल कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वो वहां पर पैसा यूज हो सकता है। नहीं। अभी जब वो मेरी इतनी मतलब ये लॉयल्टी अगर समझो नहीं दे सकता है, अगर समझो मैं मेरा दूसरा क्लाइंट को नाराज, वो तो मना कर रहा था कि भाई आप रिक्वेस्ट मत करो। अच्छा, उसने मतलब हाँ, पूजा की जगह थी वो, उसका ही प्रपोजल था आप हाँ बता जी, रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो उन्होंने उतना ट्रस्ट नहीं किया तो आपका वर्ड नहीं रखा, इसलिए आप मना। मैं क्यों तुम्हारा 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट में विश्वास करूं? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। फाइन। कोई एक ऐसा क्लाइंट जो आपसे सिर्फ डेली हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए कॉल करता हो, काम की नहीं, धंधा नहीं, लेकिन ऐसे कभी कभी करते हैं ना, कॉल करते हैं, हाँ, मतलब इंश्योरेंस नहीं लेकिन दूसरी बातें बहुत करते हैं, ऐसे कभी आपको, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि एक तो रिलेशन होता है अच्छा, लेकिन हम उसके सीधा मना नहीं कर सकते, तो लेकिन काम की बातें नहीं हो रही है। हाँ। तो मैंने हॉरोस्कोप लिखा है लेकिन कोई भी वजह, कुछ भी दूसरी बातें खाली कर रहे हैं। तो मेरा एक पर्टिकुलरली मैं कंटिन्यूट पर मैं आपसे आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि मैं एक सोशल मीडिया में एक मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ हमेशा। तो जो भी मेरा मैसेज कोट रहेगा ना, एक पर्सन मुझे हमेशा और नीचे टॉर्चर ही लिखता है उसमें। ओके। कि यार तुम 9% दे रहे हो, हाँ, ये 8% दे रहे हो। मतलब जब आपके पास में समय था इन्वेस्टमेंट करने का, जब 13% हमारा रिटर्न गारंटी था, 15% था, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे बात है, कभी किसी क्लाइंट ने वाइफ से छुपा के पॉलिसी ली हो या वाइफ ने हस्बैंड से पॉलिसी छुपा के ली हो, ऐसा कभी होता है? ऐसा होता है क्या कभी? होता है।
होता है? एक गुड फेथ में क्या और होता है रीजन क्या हो सकता है, मतलब वो भी बता सकते हैं? रीजन करने का कोई वजह हो सकती है उनकी? रीजन में वजह में ये हो सकता है कि अभी हस्बैंड एक डिसीजन लेता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे मेरे परिवार को उस फिनेंशियली मतलब क्राइसिस नहीं आना चाहिए, और वो उस हिसाब से सोचते। सपोज एजुकेटेड पर्सन अगर वाइफ है तो बोलेगा आपको आपने ये इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, बराबर, उसे बजाय कहीं और करते थे, बराबर, गोल्ड परचेस करते थे। सही है। तो उसके लिए कभी कभी वो बातें कुछ ऐसी होती है जो हस्बैंड छुपा के भी पॉलिसी लेते हैं, ऐसे करते हैं। ओके। एक ऐसा क्लाइंट जिसने आपसे ज्यादा सवाल पूछ लिए हो कि आप खुद पढ़ने मतलब कभी ऐसे होता है कि हम लोग का नॉलेज कभी कभी कम गिरते हैं, तो फिर आप उसको फिर से घर पे जाके या किसी और से पूछ के देन उनको अपडेट कर किया हो, ऐसा होता है कभी आप करते हैं? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछने से दो तीन चीजें हैं। जो इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं या अलग अलग कोई भी आप सुन रहे होंगे ये पॉडकास्ट या देख रहे होंगे, तो वहां पर आपने भी देखा होगा कि अलग अलग एडवाइजर्स उसको अलग अलग तरीके से उसको टैकल करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स, आप उनमें से एक हो सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर उसको कैसे जवाब देते हैं, वो देख लीजिए। कभी कभी आपको ऐसा जवाब नहीं मिला हो, मुझे नहीं आता हो, कुछ गलत जवाब देते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कस्टमर का अगर कुछ ऐसा आंसर क्वेश्चन हुआ और हम लोग रिप्लाई नहीं दे सकते, तो मैं बोलता हूँ एक चीज़ हम लोग ये करते हैं, मैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंफर्मेशन हमारा वहाँ पे इंश्योरेंस में जो डिग्नेटरी है वहाँ जाके मैं जो प्रोफाइल है वहाँ पे मैं कंफर्म करके आपको मतलब अपने क्लेम के बारे में बताया। हाँ, लेकिन ये ऐसे भी कोई डाउट अगर कोई पूछता है तो आप फिर से जाते हैं, आप सीनियर्स बोलो या LIC में बोलो या कोई भी कोई क्वेश्चन होगा उसके बारे में जानकारी लेके फिर उसको अपडेट करके बताते हैं। बहुत टाइम में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन समझो कुछ ऐसी जो टेक्निकल अगर समझो चेंजेस आए होंगे और हमें नहीं पता है तो कंफर्म करके हम लोग उनको एडुकेट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी ऐसा होता है क्या कोई शॉकिंग मोमेंट जब किसी क्लाइंट ने एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया हो? यस, ऐसा हुआ है आपके केस में? कैसे मतलब आप किस बारे में? रिजेक्शन बिजनेस के बारे में हो सकता है, रिजेक्शन के बारे में हो सकता है, कुछ भी एक एक्सपीरियंस आपका कि बड़ा शॉकिंग डिसीजन। कभी कभी शॉकिंग मतलब क्या है, एक पर्सन बिहेव करने वाला है एक तरह से लेकिन वो अलग ही बिहेव किया। पॉलिसी ली भी होगी या नहीं भी ली होगी, या पॉलिसी हम लोग खाली पॉलिसी क्यों बात करें, एक जनरल बिजनेस में आप दूसरे भी काम करते हैं इसके लिए, फाइनेंस में। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन में गाइडलाइन होती है। हम लोग उनको शॉकिंग में अगर समझो, मैंने एक इंसिडेंट पहले भी बताया कि मैंने एक प्रपोज किया 25 लाख का और उन्होंने डिसीजन 10 लाख का लिया, तो उनका लॉसेस कितना हुआ? 56 लाख, बराबर, 26 लाख रुपये। तो वैसा होता है, वैसा होता है। ओके, आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब नॉर्मल डेली रूटीन मेरा मंडे टू सैटरडे, संडे हॉलीडे समझो, तो आप क्या करते हैं? हॉलीडे भी नहीं, मतलब 7 डेज वर्क। ओके, 7 डेज। तो आपका डेली रूटीन कैसे? डेली रूटीन का मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ। एक तो मैं सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock 6 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन मैं अलार्म नहीं रखता हूँ, पहली बात। अच्छा, ओके। अगर समझो मुझे आज इंटरव्यू के लिए आना था तो मैं 5 बजे उठ गया था। ओह, ओके। 5 बजे के बाद में मुझे थोड़ी सी नींद आई, फिर बाद में देखा तो 5:57 हुआ था। ओके, वेरी नाइस। तो बिफोर टाइम मतलब अलार्म न रखते हुए जिंदगी में कभी भी अगर किसी दिन 4 बजे उठना है और 5 बजे जाना है घर से, तो मैं 4 बजे उठता हूँ। 1 घंटा प्रिपरेशन चाहिए, तो विदाउट अलार्म। वेरी नाइस, ओके। और बाकी फिर 6 बजे बाद में मतलब मैं 6 बजे बाद में मैं नहा धो के फ्रेश होकर मैं भगवान की पूजा करता हूँ। भगवान की पूजा करने के बाद हमारा जो तिलक जो रस्म जो रहती है ना, मतलब एक हम भगवान के बंदे हैं, वो उसका आदर करके भगवान की पूजा माला करता हूँ। अभी मेरा कुछ कोई इंसिडेंट हुआ है तो मैं ज़मीन पर नहीं बैठता हूँ, तो मैं खड़े रह के 5 माला कर देता हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए, कुछ हमारा टारगेट अभी समझो कुछ अचीव करना है हमारे टीम के लिए, मैं सबके लिए भगवान को प्रे करता हूँ। और ऑफिस जाने फिर पूजा करने के बाद मैं चाय नाश्ता करता हूँ। तो चाय नाश्ते पे मुझे 15 मिनट लगता है। क्यों लगता है कि 10 से 15 मिनट में एक वीडियो ऑडियो जो यूट्यूब पर जो मोटिवेशनल स्पीच जो रहती है वो मेरी हैबिट है, मैं डेली सुनता हूँ। उसके बाद में मैं चाय नाश्ता हो जाने के बाद मैं फ्रेश होकर फिर से जब घर से निकलता हूँ तो मेरे जहाँ पे भगवान के फोटो है मैं सबको हाथ जोड़ के निकलता हूँ और बोलता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। वाह, क्यों, आप मेरे साथ ही हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, जब घर से निकलता हूँ और बिल्डिंग से जब बाहर निकलता हूँ तो मैं इस मतलब हमेशा मैं
सचिन तेंदुलकर की तरह उस आसमान में देखता हूँ। और मैं घर से जब वो आसमान से जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो आसमान की तरफ देख के मैं बोलता हूँ आज इस दुनिया पे राज करेगा। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब एक दिन में कितने क्लाइंट से मिलते हैं और कैसे प्लान करते हैं? मतलब प्री प्लान रहता है कि सपोज आज मॉर्निंग में आज का जो शेड्यूल है वो हम कंप्लीट कर देते हैं, डेट टू डेट अपॉइंटमेंट लेते हैं और मॉर्निंग में अभी 2 कॉल होता है और शाम के टाइम पे मेरे शॉप में प्रिपरेशन के लिए मैं रुकता हूँ। कस्टमर को वेरी नाइस। आउटसाइड विजिट रहेगा तो 2 बाहर जाते हैं और शाम को विजिट कराते हैं। बहुत अच्छे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए? टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम खुद ही अपन एक कैलेंडर, हम खुद ही कैलेंडर एक, हाँ बिल्कुल, कि हमें टाइम पे पहुंचना, मुझे 1:30 बजे घर पे जाना खाना के लिए, तो मैं कहीं पे भी रहूँगा तो मैं 1 से 1:30 बजे मैं पहुंच ही जाऊँगा घर पे बाय डिफॉल्ट लेट नहीं होता घर पे खाने के लिए। घर पे खाने के लिए। ओके। क्या आपके पास कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं या फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉलो करते हैं आप? फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉलो करता हूँ। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा फिक्स नहीं? नहीं। ओके। अब ओके, इंश्योरेंस बिजनेस में कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है और आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब अगर समझो बिजनेस बोलो या काम के बोलो, काम के प्रति कैसा रहता हमेशा है तो बिजनेस मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। तो तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है कि जब भी एक सिचुएशन रहता है कि भी एक शॉप होती है, एक जनरल स्टोर होता है, शॉप होती है, तो उसको बिजनेस हो या ना हो उसको ओपन करना जरूरी है। बराबर उसको ओपन करना जरूरी है। जब हम बैठेंगे हो सकता है 2 घंटा क्लाइंट है 1 घंटा नहीं आवे, कंटिन्यूटी अगर समझो शॉप रहेगा बिजनेस ओपन तो कस्टमर तो आने वाला ही है। बराबर। तो हमारी कोई भी प्रोफेशन अगर रहेगी तो मेरा एक सुझाव है कि उसको उस तरह से ओपन करना और उसको उस तरह से सजावट, मतलब हमारा जैसा बिजनेस रहेगा। तो आप कैसे करते हैं? मतलब ठीक है, काम तो सबको करना होता है लेकिन पॉलिसीज बोलो या बिजनेस बोलो नहीं मिलता है, तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए आप फिर उसको कैसे नेटवर्किंग कैसे करते हैं? मैं डिजिटल सोशल मीडिया, जब भी मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं पहले मोबाइल नहीं रखता था और वाईफाई मोबाइल, मतलब मैंने मोबाइल तो रहता था लेकिन अपना ये व्हाट्सअप अटैच नहीं किया था। तो मेरे बाजू में जो मेरी एक शॉप जो है भाड़े पे दिया, तो उन्होंने बोला अंकल व्हाट्सअप क्यों यूज़ नहीं करते हो? बोले यार मेरे को समझता नहीं और अपने को करना नहीं, वो झंझट में जाना नहीं। बोला नहीं काम की चीज़ है। ओके। बोले डाउनलोड करके दे मुझे। ओके। अभी जैसा डाउनलोड करके दिया उसने व्हाट्सअप, तो उसके बाद में एक आर्टिकल न्यूज़ आया था टीवी पे कि LIC के जो प्रोडक्ट जो है ना बंद होने वाली है। तो उसमें से कुछ वीडियोज़ थी। तो वीडियो क्या करता था, मैं हमेशा जब भी शाम के टाइम पे शॉप में खड़ा था ना, तो जैसा कोई कस्टमर आया ना तो मैं वो मोबाइल में उनको सुनाता था। ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसा हुए कि वो वीडियो मैंने फिर सोशल मीडिया में फ्लोट किया, मतलब फ्लाई किया। तो जैसा सुनते थे और सुनने के बाद में फिर वो घर पे बुलाते थे, बाबा आ जाओ मेरे को एक पॉलिसी करना है, अब कर दो। तो उस समय में मैंने 100 पॉलिसी सेल हुआ था उस समय। तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, अलग अलग एक्टिविटीज आप करते रहते हो। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए यही जरूरी है, खाली बैठ के तो नहीं होगा, बट कुछ ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। क्लाइंट्स को कन्विंस करना और ट्रस्ट बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट होता है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं होते। ओके, इजी होते? इजी। कैसे? ब्रांड तो अपने आप को उठाना जरूरी है। वैसे तो आप ब्रांडिंग के लिए क्या करते हैं? ब्रांडिंग के लिए मैंने अलग अलग जैसा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और अपनी खुद की जो परफॉर्मेंस जो है, जो भी हमने अचीव करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जो भी कहीं अगर फंक्शन है तो उसका जो फोटोज़ है, ट्रॉफी अवार्ड अनाउंसिंग हुआ तो उसको हम लोग सबको भेजते हैं। मेरी ऑफिस जो है, ऑफिस में मैंने सारे डिस्प्ले किए हुए जितनी भी ट्रॉफीज़ वगैरह, छोटे छोटे अवार्ड है, छोटे भले ही गणपति का मूर्ति एक मुझे अगर कहीं से भी अगर अवार्ड में मिला है तो आज भी मैंने 25 साल पहले का भी जो है वो सब संभाल के रखा हुआ है। बहुत अच्छे। रिजेक्शन का सामना कैसे करते हैं आप? कैसा रिजेक्शन? देखो, कोई हमेशा तो जैसे हमने कहा कि हर एक क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास आप जाते हो या कोई आता है तो हर एक कोई खरीदता तो नहीं है, तो नहीं चाहिए हो, तो फिर आप उसके रिजेक्शन को हैंडल कैसे करते हो? आप डिप्रेस होते हो, डाउन होते हो, लो फील करते हो? नहीं, डिप्रेशन में क्या होता है, करते हो उसको हैंडल हम लोग कैसा करते हैं कि समझो मैंने प्रपोज किया और वो समझो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कस्टमर उस चीज़ को समझ नहीं सका, अभी उसको कहीं से और कुछ ऑफर मिला। बराबर। कस्टमर अपनी जगह सही रहेगा, कस्टमर अपनी जगह सही है। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में अगर आपने भले मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया या कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर सर्विस अगर आपको जरूरत लगी तो कभी भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। वाह। इंश्योरेंस सेल्स में कंपटीशन तो होती है, आपने भी देखा, मतलब एक एडवाइजर, दूसरे कंपनी के एडवाइजर, सेम कंपनी के एडवाइजर, तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं ये कंपटीशन को? आप अपने आप को बेहतर कैसे समझ
समझाते हो बोलो या आगे रखते हो अभी ये कंपटीशन में? इस कंपटीशन में अभी एक मेरा क्लाइंट था, तो उसको एक घर लेना था। 2.5 करोड़ का डील था, तो उसमें 2.5 करोड़ में उसको लोन प्रोवाइड करना है। तो एग्जैक्ट 3-4 बैंकर्स जो थे ना, राइट। 3-4 बैंकर्स, तो कस्टमर ने ही उनको ऑनरिंग किया कि भाई मेरा एडवाइजर रहेगा, ओ कीर्ति पटेल रहेगा, और मेरी ऑफिस में आओगे और उनके सामने आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ। और एक्सप्लेन करने के बाद में डिसीजन मैं लेने वाला हूँ। ओके, जो राइट रहेगा वो मैं डिसीजन लूंगा। तो वैसे वैसे तो ये ये तो समझ में आया एक क्लाइंट के बारे में, लेकिन नॉर्मल कंपटीशन को हैंडल करने के लिए आप क्या करते हो? मतलब कंपटीशन तो आती रहेगी आपका। तो एक कस्टमर के पास दूसरे, जैसे उन्होंने आपको बुलाया वैसे आपको भी किसी जगह बुलाएंगे, उनका एडवाइजर कोई होगा या और किसी से पूछते हैं? इमीडिएटली नहीं, अगर आपने कुछ प्रपोजल दिया तो हमेशा कस्टमर कुछ गूगल सर्च करता है, कुछ अपने दूसरे कॉन्टैक्ट से, सोर्स से पता करता है, उसको क्रॉस चेकिंग जिसको कहते हैं। तो ये कंपटीशन को हैंडल कैसे करते हो? तो और फिर शायद आपसे बात भी नहीं करते हैं। तो क्रॉस चेकिंग में ऐसा हुआ कि अभी मेरा एक पुराना क्लाइंट है। हाँ। तो हमने कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको मैंने सजेस्ट किया था, तो डील हो गया, फाइनल हो गया। 12 लाख रुपए का चेक भी मुझे ऑनरिंग कर दिया हाथ में। तो एकदम उनके मन में एक ख्याल आया कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और मुझे उन्होंने बोला कि आप बार बार हमेशा जब भी आते हो तो सिर्फ LIC के, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मैं क्यों इन्वेस्टमेंट ना करूँ। तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने कॉल किया, उसके बेटे को बोला एक काम करो, अपना म्यूचुअल फंड का जो एडवाइजर है ना उसको कॉल लगाओ। ओ हाँ, फिर तो मेरे लिए शॉकिंग था, मेरा प्रपोजल भी कंप्लीट हो चुका था ऑफिस में, सिर्फ चेक लेके जाना है और नंबरिंग करना है। यहाँ तक आई बात। यहाँ तक बात आई। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बैठ गया। तो उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में डिस्कस होने के, मैं LIC का एक प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि काम करो, 5 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। हाँ, 5 बजे मेरी ऑफिस में आ जाओ। तो मुझे बोला एक काम करो, चेक तो आपको मैं दे चुका हूँ, तो आप मेरे परमिशन के भी डिपॉजिट नहीं करोगे। और वहाँ पे ब्रांच मैनेजर तो आपको मालूम है। चलो जल्दी करो, लाओ जल्दी लाओ जल्दी। फिर तो मैं वेट एंड वॉच में चला गया, और जाते ही तुरंत पहले मेरे ऑफिस में मैंने बोला कि एक काम करो, अपने जो कस्टमर को जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बोल रहे हैं उसकी पोर्टफोलियो जितनी भी अपनी प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है उसका स्टडी बेस जो मैं 3:30 बजे ऑफिस में वापस आऊँगा तब तक मुझे प्लान करके दे दो। बहुत अच्छा। अब ये करने के बाद में मैं वेट कर रहा था, मैं हमेशा ऑनलाइन में चेक करता था उसका फ़ोन। तो अनसडन उसका कॉल आया कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट कराने वाला। तो मुझे वो CA ने पूछा तो बताओ, तो मैंने वो प्रोडक्ट का नाम बता दिया। तो फिर 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बज के रात को कुछ उनका मैसेज नहीं आया, और मैंने भी उचित नहीं समझा जब तक वो कॉल ना करे तो मैं वेट कर। बराबर। तो मैं 11:30 बजे फिर मेरा एक प्रयास था कि भाई हम सर्जिकल अटैक करते हैं। ओके। एक मोदी जी का नारा है ना, हाँ। कुछ करना है तो सर्जिकल करो। तो वो मन में बैठ गया था। तो हम लोग सर्जिकल अटैक मतलब डायरेक्ट कस्टमर को मिलने को जाते विदाउट कॉल। जैसा मैं गया तो मुझे बोला आप एक काम करो, बैठो। फिर बोला जो आप करना चाहते तो उसमें डील कर दीजिए। अरे बाकी कुछ बोला ही नहीं कुछ। मैंने फिर तो ये तो पॉजिटिव हो गया। हाँ, अच्छा तो मैंने कुछ उनको मैं डॉक्यूमेंट्स कुछ ले गया तो मैं बताना चाहता था हाँ, कुछ वो देखा भी नहीं उन्होंने। हाँ, मैंने बोला ये मैं आपका कुछ मेरे जो हमारा डेटाबेस जो प्रोडक्ट में हम आपका इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ उसका फ्यूचर्स में कुछ लेके आया। बोलते यार मुझे देखना नहीं है। बहुत अच्छे। आप नए क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं और कनेक्ट करते हैं उसे? नए क्लाइंट में क्या होता है कि जो रेफरेंस क्लाइंट और समझो मेरे सामने जो भी आता है ना, तो मैं पहले एक तो मेरा हंसमुख का स्वभाव जैसा मैं स्माइल देना, तो वो पूछते हैं ना। तो एक मेरा क्लाइंट का बर्थडे था, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं बुके ऑफिस स्टाफ के जरिए बेचते हैं, और मैं खुद जाता हूँ, बस ये फर्क है। मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं जाता हूँ, कोई चीज़ छुपा के मतलब जैसा पैकिंग करते हैं तो मैं पैकिंग नहीं खुला लेके जाने का। ओके। ज़्यादा क्या होगा, कोई अपने को पूछेगा ना भाई आप बुके फ्लावर सप्लाई करते हो क्या, तभी मेरा ओपनिंग करने के लिए वो ज़रूरत है। बराबर। तो वहाँ पे मुझे जाना था 12th फ्लोर पे, और हम लोग नीचे से जब गए ना तो एक कपल मतलब एक बच्चा और एक मम्मी उसकी दोनों साथ में मेरे आए। तो उन्होंने बोला कि बुके बहुत नाइस है, सुंदर है। तो बोला मैं मनीष के घर पे जा रहा हूँ ना, आज उसका बर्थडे है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड ने भी तो पॉलिसी लिया, तो हमारे घर पे बुके क्यों नहीं आता है? तो बेचारे वो दूसरे एडवाइजर के ऊपर लग गया। नहीं, तो मैंने बोला अगर आपके घर पे अगला टाइम बुके चाहिए ना तो आपको एडवाइजर मुझे चूज करना है। और तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं आप, वैसे कनेक्ट होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। रेफरल बिजनेस बिल्ड करने का के बेस्ट तरीके क्या है? कस्टमर को अगर समझो रेफरेंस क्लाइंट जब मिलता है ना तो हम लोग प्रोस्पेक्टिंग ब्रिज बनाते हैं।
प्रॉस्पेक्टिंग ब्रिज बनाते हैं। जैसे प्रॉस्पेक्टिंग ब्रिज में क्या होता है कि मैं कुछ आपको कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। जो मेरे प्रॉस्पेक्टिंग ब्रिज में वो कन्वर्ट हो चुका है। देख लीजिए, ये है। हाँ, ये क्या है, मतलब आप बताएंगे तो। ये अभी मेरी बेटी का दोस्त है ये। ओके। अभी ये सब लोग साथ में पढ़ते थे। हाँ, नीचे तक तो हाँ बिल्कुल। तो साथ में पढ़ रहे थे। तो बाद में कैसा है, कॉलेज कंप्लीट हुआ, उनको यूएस जाना था। यूएस जाना था, तो यूएस के लिए भी मेरी बेटी क्वालिफाइड हो गई। और उन दोनों साथ में मतलब पहले पढ़ते थे, तो उन्होंने सोचा भी अपन प्लान करते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं, तो मेरी हमेशा सोच रहती है कि भाई अगर समझो कल ये उसका मैं प्रॉस्पेक्टिंग ब्रिज तैयार कर रहा हूँ, तो वो जाएंगे, पढ़ेंगे, अर्निंग करेंगे, तो डॉलर में अर्निंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरा ये प्रॉस्पेक्टिंग ब्रिज में मैंने क्या, जो एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं ना, उसमें मैंने यहाँ पे मतलब न चोरा चोरियम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न भारकारी, व्यथे व्यय कृते वर्धत एवं नित्य विद्याधनम सर्व प्रधानम। एक ऐसा करके एक एजुकेशन मैसेज लिखा है, मैसेज लिखा है। और वो चीज मैं आपको ही बताना चाहूंगा। वेरी नाइस। प्रणव जंगम, मैं पढ़ के सुनाऊं दोस्तों? यस यस, पढ़ के सुनाऊं मैडम? यस यस। तो इन्होंने जस्ट एक बनाया हुआ है ऐसे, आप अगर देखेंगे कैमरे में दिख रहा है तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो उन्होंने लिखा है, एजुकेशन इज सच अ ट्रेजर that it cannot be subjected to theft, it cannot be taken away by a kingdom, it cannot be partitioned by brothers. You don't feel the weight of it. The more you spread, more it increases. It is the best treasure on this planet. ये प्रणव जंगम उनके लिए उन्होंने लिखा है, नाम मैंने पढ़ा। यू आर द फर्स्ट, उन्होंने मैसेज क्या लिखा है वो सुनने लायक और पढ़ने लायक। यू आर द फर्स्ट वन टू एंटायर first one in the entire family to get this opportunity. This education, what you are going to gain is in coming years will be of highest caliber, as you are blessed with very exceptional and rare opening in your life. I give sincere blessings and heartiest congratulations on this occasion. I am sure you will do your best in this profession, but always remember that the strong foundation will give you strength to build an नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑफ फ्लोर्स। विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब एक बेस्ट विशेष का एक आपका बना के ऐसे लैमिनेशन करके, लेमिनेशन करके तो वो फाड़ नहीं सकते हैं, या उनका फोटो है उनके लिए तो कहाँ तो करके रख सकते हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों, ये देख लीजिए बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत मस्त। ऐसे बहुत सारे इन्होंने लाए, सब हम लोग कवर कर पाएंगे मुझे पता नहीं, बट ये एक है। कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप भी ऐसे कर सकते हो दोस्तों। उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एजुकेशन के लिए कंप्लीट हो चुके। और कोई इंसिडेंट, जब भी मेरा एक हॉस्पिटलाइज हुआ था, हाँ, तो मेरा बर्थडे भी मैं हॉस्पिटल में विश किया। तो यही क्लाइंट हॉस्पिटल में आया था, केक लेके आया था, और वही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किया था, और 4.5 लाख रुपए भी मुझे वहीं दिया। वो किस्सा हम लोग जरूर सुनेंगे आपसे। थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं, अभी एंडिंग की तरफ हम लोग हैं। काफ़ी निकाले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी, आपके टाइम में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है? आज की तारीख में बहुत ना। तो आप उसको यूज भी तो करते हैं कि आपके मैसेजेस तो आते रहते हैं एवरीडे। क्या आप क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर या कोई स्पेशल टूल यूज करते हैं? यस, बता सकते मैं जो सीआरएम के लिए, कस्टमर के लिए, मतलब एक तो मेरा बीमा ज्ञान करके काजिम सर का जो एक प्रोडक्ट है, वो जब भी उन्होंने लॉन्च किया था 2014 में, तो 14 से मैं उनको फॉलोअप करता हूँ। और मेरा कुछ अगर समझो उसमें सजेशन भी रहता है, तो मतलब तो अगर समझो कुछ चेंजेस, अगर समझो मॉर्निंग में मैसेज अगर उन्होंने भेजा और कुछ कंटेंट्स में अगर समझो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुआ, तो भी मैं सजेस्ट करता हूँ, तो वो तुरंत एप्लीकेबल होता है। और अभी डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पॉलिसी सर्विसिंग का एलआईसी एजेंट्स के काम पे कोई इम्पैक्ट हुआ है क्या? फायदा ही हुआ रहेगा? नहीं, तो नुकसान भी हुआ। नुकसान भी हुआ है। ओके, कैसा रहता है कि अभी हम चेक कलेक्ट, अगर समझो प्रीवियस, अगर समझो पास्ट हिस्ट्री अगर देखेगा, तो हम कस्टमर के पास में चेक कलेक्शन करने के लिए जाते थे, तो कुछ बातें होती थी, कुछ नया प्रोडक्ट। अभी क्या होता है, चेक कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो जो इमोशन जो है वो धीरे धीरे टूट रहा है। बराबर। आप अपने मेंटर्स या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कैसे सीखते हैं? एक तो बेसिक क्लास में जाके उनका जो भी कुछ प्रोग्राम वगैरह ट्रेनिंग्स करते रहे? अभी नहीं, फिलहाल मेरा 2020 से मैंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया। ओके, आपके पर्सनल लर्निंग सोर्सेज क्या है? बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग्स एटसेट्रा, ऐसे तरीके से यूट्यूब या जो भी अलग अलग
अधिकतर अभी कैसा रहता है कि मतलब बुक्स तो अभी पढ़ने को नहीं होता है, क्यों बीच में मतलब थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था। हाँ, और तो मतलब जब हम किताब लेके बैठते हैं तो नींद आती है, राइट, तो हम लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं, वो बेस्ट है, उस वो हिसाब बेस्ट से है। बेस्ट। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान बेस्ट होता है? मुझे अब नाम नहीं चाहिए, क्योंकि हम नाम, क्योंकि अलग अलग हाँ, कंपनीज के हैं, सारे कंपनी सारे प्लान अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान बेस्ट होता है? जिसमें फ्यूचर में एक तो फ्यूचर में जो हम इन्वेस्टमेंट जो हमारे कस्टमर जो करते हैं वो गारंटेड होना चाहिए। और सिक्योरिटी में समझो कल कुछ अगर हो जाए तो फिनेंशियली जो लॉसेस जो कस्टमर का होता है वो नहीं होना चाहिए। बराबर। तो जब भी एक मेहनत का पैसा जो होता है लोगों का, वो हम उस इन्वेस्टमेंट में करावे ताकि उसका सुख शांति उसको जो मिलना चाहिए, बराबर। उसका हक है, वो मिलना चाहिए। कौन सा मिसकंसेप्शन है जो लोगों के माइंड में है हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में? लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मार्केटियर जो है मतलब वो ऐड ऐसी बनाते हैं और वो हम लोग समझते नहीं एज ए एडवाइज़र, और हमने उसको एडॉप्ट कर लिया और सेलिंग कर दिया, बराबर, वहाँ कस्टमर का लॉस हुआ। बराबर, बराबर। लेकिन एक मिसकंसेप्शन होता है ना लोगों का कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब खाली मरने के बाद पैसा मिलता है, या लाइफ इंश्योरेंस मतलब एजेंट कमीशन के लिए ही बेचता है। ये मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं। या टर्म इंश्योरेंस ही अच्छा है, हाँ, या कोई हमेशा नहीं तो कोई भी बड़े लॉन्ग टर्म के जो प्लानिंग्स देते हैं उसमें कमीशन ज़्यादा है इसलिए वो बेचते हैं। ये नॉर्मल मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो नहीं इसको इसके बारे में कैसे, मतलब लोगों में जो है। मैक्सिमम क्या होता है कि जो परिवार से हम लोग फिर से न्यू बिजनेस या कोई भी इंश्योरेंस का अगर सेलिंग पर्पस पे जाएंगे तो उसका पास्ट जो है, किसी कोई इंश्योरेंस समझो कोई एक प्रोडक्ट इंश्योरेंस का प्रोडक्ट उसने परचेस कर लिया और उसमें जो लॉस हुआ है, राइट। तो हमेशा वो हाईलाइट्स फोकस उसका वही रहता है कि यार मैं उस कंपनी में पैसा लगाया था और मेरा 40,000 रुपया चला गया, अब Right. तुम आए हो तो फिर तुम फिर मेरा 40 ले जाओ। बराबर, बराबर। अभी कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या करते हो? मैंने जब स्टार्टिंग से मतलब जब मेरा एजेंसी कैरियर स्टार्ट हुआ ना, तो मैं एवरी कस्टमर को मतलब बुके बेचता था। हाँ, फ्लावर बुके। हाँ, हाँ। तो फ्लावर बुके भेजने का तो बहुत सारे कस्टमर मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि उस हिसाब से रेफरेंस क्लाइंट मिलते थे। बराबर। यार मेरा कस्टमर मेरा एडवाइजर तो है ना, वो बुके बेचता है, देख बराबर। तू पॉलिसी उससे ले ले, तेरे घर में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट था, छोटी बच्ची थी 3 साल की, तो उसको मैंने बुके भेजा, तो वो है ना 15 दिन तक वो घास का गुच्छा समझ के उनको वो बोलने को नहीं आता था अभी फ्लावर बुके। राइट, राइट। तो बोलता है तूने वो घास का गुच्छा भेजा है ना वो लेके 15 दिन घूम रही है। खुश, खुश, खुश। वेरी नाइस। और एक क्लाइंट का ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि जो मनी माइंड जो लोग रहते हैं ना, जो मनी माइंड रहते हैं, तो मनी माइंड लोग क्या बोलते हैं कि यार तू ये क्यों बेचता है, 100 रुपया मुझे दे दे। हाँ। आप खुद को डेली मोटिवेट कैसे रखते हैं? कोई स्पेशल टेक्निक है क्या? अपने आप से ही मोटिवेट रखता हूँ और मैं जिंदगी में कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा, ऐसे अपने आप से। वाओ। LIC में सक्सेसफुल होने के लिए, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी कंपनी नहीं, बट LIC में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ा माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका विजन जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। हमारी सोच जो है ना वो कुछ एथिकल काम करना है, तो हमें कुछ मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए। पहला जो कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिटर्न्स मतलब उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो पैसा बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहा है, तो उसका सुकून उसको मिलना चाहिए उस हिसाब से। वेरी नाइस। जब आपने LIC ज्वाइन किया था तब आपके इनिशियल गोल्स क्या थे और अभी क्या है? इनिशियल गोल ये था कि हम शुरुआत की तो एक गोल से किया होगा, पर अभी आपके गोल्स कुछ थोड़े चेंज हुए रहेंगे। शुरुआत में यही गोल था कि हम उतना ही कमीशन अर्न करेंगे जितना प्रीमियम पे करना है। हाँ, बढ़िया, बढ़िया। और आज हम लोग अभी मेरा जो ड्रीम और मेरा गोल जो चेंज हुआ है कि जो मैंने लास्ट 24 ईयर्स में जो अर्निंग किया है उसको मुझे अगले 5 साल में करना है। ओह, वेरी नाइस। वो हमने जो रैपिड राउंड की ना, तो ये लास्ट है। इसके बाद खाली फोटो राउंड हम लोग, मेमोरीज डाउन द लाइन, फिर हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो एक फिर से रैपिड राउंड करते हैं। कौन सा क्लाइंट ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो बस मतलब ए है जो बस फ्री ज्ञान सुनने आया हो, ऐसा हो, या जो बोलता है सोच के बताऊंगा और कभी नहीं बताता? तो ये दोनों में से कौन सा क्लाइंट डिफिकल्ट होता है? पहला वाला, मतलब जो बस फ्री ज्ञान सुनने के लिए आया होता है। ओके। इंश्योरेंस बेचने का बेस्ट ट्रिक क्या है? इमोशनल कहानी सुनाना
या फ्री चाय पे पानी या का जुगाड़ करो? इंश्योरेंस ये करना है, कहानी सुनना। ओके। जब कोई कहता है मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आपके रिएक्शंस? दिल से राम नाम सत्य है बोलना बोलना चाहता हूँ, या दूसरा ऐसा कि जिद करके समझाने लगता हूँ? मैं जिद नहीं करता हूँ समझाने के लिए। ओके, चलो ठीक है। क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए सबसे कोई हटके एग्जाम्पल कोई आप दिया हो ऐसा कोई? हाँ, समझाने के लिए हाँ। शॉर्ट में 1 लाइन 2 लाइन में कुछ हम लोग प्रेजेंटेशन जब भी देते हैं ना, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, एक चेक बना के दे देता हूँ। चेक? हाँ, झूठा चेक? हाँ, झूठा चेक, मतलब उसका जेरोक्स निकाल के वैसे? हाँ। ओके। और उसमें लिख दे तो आप फिगर लिख दीजिए आपको कितना पैसा चाहिए। हाँ, या तो फिर आप इतना डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में मेरे सामने। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। सबसे अजीब बहाना जो किसी इंश्योरेंस ना लेने पर दिया हो? ऐसे तो हमने लिया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जस्ट आपको याद होता हूँ, अजीब बहाना अलग के कुछ बहाना देने के लिए दिया। अरे यार छोड़ो ना, जिंदगी में देखो मेरे पिताजी 85 साल हो गए। हाँ, ये तो कॉमन। इतने उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा इतने जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत अच्छे बात है। अगर आप एजेंट नहीं होते तो क्या होते? बॉलीवुड स्टार या स्टैंड अप कॉमेडियन? मैं दोनों में से कुछ नहीं होता था, मैं यूएस में बिजनेसमैन होता था। यूएस में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। लाइफ इंश्योरेंस और शादी दोनों में क्या कॉमन है? दोनों जिंदगी भर का कमिटमेंट है, ए। दूसरा बी, पहले लोग मना करते हैं बाद में जरूरी लगता है? पहले वाला, दोनों जिंदगी भर का कमिटमेंट। ओके। अगर आपको एक सुपर पावर मिलती है, समझो एक सुपर पावर मिलती है, तो आप क्या करते? ए, क्लाइंट के दिमाग में डायरेक्ट यस डालने का पावर, और दूसरा LIC फॉर्म खुद भरने वाली मैजिक पेन। फिर से मुझे एक बार। अगर आप सुपर पावर होते, आपके हाथ में सब होता, आप भगवान होते, और मुझे आपको तुरंत ऐसा कुछ चाहिए, तो क्लाइंट के दिमाग में डायरेक्ट यस डालना है बस, तो आप जो भी बोले यस और हो जाएगा। मतलब ये इसकी पावर आपको ये पसंद, मतलब ये होगी। या दूसरी चीज़ है LIC फॉर्म जो हम लोग भरते हैं, बहुत परेशान होते हैं कभी कभी, ऐसा भरो वैसा भरो, तो एक मैजिक पेन, खाली शुरू कर दिया फॉर्म भर गया। तो ये दोनों में से कौन सा ठीक? फर्स्ट वाला। यस ना, क्योंकि फॉर्म तो बहुत भरने वाले लगा सकते हैं हम लोग, है ना। पॉलिसी लेने के बाद सबसे कॉमन क्लाइंट का सवाल, अब इसमें रिटर्न कितना मिलेगा? ए। और दूसरा बी, मुझे मैच्योरिटी से पहले पैसा मिल सकता है क्या? दूसरा वाला ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं ना। एजेंट की लाइफ की सबसे बड़ा दुख कौन सा है? लोगों का सोच के बताऊंगा बोलना, ये सबसे बड़ा दुख है, या 2 साल तक प्रीमियम ना भरने वाला क्लाइंट? 2 साल प्रीमियम ना भरने वाला क्लाइंट। अगर क्लाइंट राउंड पे, तो मेमोरीज डाउन द लाइन। दोस्तों, हम लोग ये राउंड पे जाते हैं। ये कहाँ का फोटोग्राफ? KBC? हाँ जी। वाह, अमिताभ जी के साथ, क्या बात है। ये इसका क्या मतलब, ये यहाँ पर कैसे पहुंचे आप? आप KBC में गए थे? हाँ जी। मैंने प्लान किया था कि 75 अमिताभ बच्चन को जब 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो उस समय मेरा एक मन में ख्याल था कि एक बड़ी डिग्नेटरी को मिलना है। और मेरा चॉइस था अमिताभ बच्चन, तो मैंने उसी दिन प्लान किया था। उनकी एज 75 थी, तो मुझे वहां तक पहुंचने को 7 साल लगे। क्या मैं पहले सीढ़ी बनाया वहां तक पहुंचने के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। और एक मेरा यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक जो चीज है, जो मेरे हर क्लाइंट को मैंने चाहिए, तो मैं आपको एक बताइए ना प्लीज, शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर दिए। दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा, कीर्ति कुमार जी फेमस जो है वो इस बात के लिए है। 1 मिनट में थोड़ा कैमरा नजदीक करता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए। हाँ, ओके। हाँ, यस। तो ये देख लीजिए, कीर्ति कुमार जी ये बनाते हैं और ये क्लाइंट्स को पेश, मतलब क्लाइंट्स हो, प्रोस्पेक्ट्स हो, उनको जरूर शेयर करते हैं। तो इसके बारे में बताइए कुछ। मतलब पहले वो KBC का जो आपने बताया, वो तो क्या है? उनके लिए मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी, मेरा एक दोस्त है ना, मेरे ऑफिस में आया था। तो उनका भी एक कंपनी का CEO को एक प्रेजेंटेशन, मतलब उन्होंने पॉलिसी सेल हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक बताया कि यार मेरे क्लाइंट को मुझे गिफ्ट देना है। तो तू क्या कर सकते हैं? उन्होंने मुझे ऑफर किया था 1 लाख रुपए तक, तू कुछ ऐसा सोच, तो हम उसके लिए प्लान करते। तो मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये उनको बताया कि भाई हम ये कर सकते हैं। अच्छा, किसको बताया आपने? किसको बताया आपने? मेरे दोस्त शैलेश को। तो उन्होंने सोचा कि कितना होगा कॉस्ट में। बोला था अगर 500 की नोट अगर मुझे लाना है
और 60 ये साल क्या है, मतलब आप करते हैं, मतलब बताते हैं, बताएंगे तो मतलब ये देखिए ये रुपीस है और हाँ। हाँ ये आप अगर देखेंगे, हाँ ये यहाँ पर आप पैसे देखेंगे, ये नोट्स हैं रुपीस, और आप वहां पर बताएंगे स्क्रीन पे, हाँ ये रुपीस है मैडम, रुपीस बताएंगे, हाँ हाँ ये रुपीस है। हाँ। और ये देखिए ये ऐसे ये फोटोग्राफ पे उन्होंने किसी का भी बर्थडे हो या किसी को मिलना हो तो ये ऐसे, हाँ इसके बारे में बताइए क्या होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो मेमोरिकल जो नोट है ना, हाँ। वो नोट में डेट ऑफ बर्थ होता है। हाँ अभी ये देखना जरूरी है। सपोज मेरी क्लाइंट की बेटी है, हाँ। उसका नाम है अद्या। हाँ। अब अद्या का डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2016। हाँ। तो 15/8/2016, 15/8/2017, तो 21 में मैंने उनको विश किया था 2021 में। तो कितनी नोट हुई? 1 2 3 4 5 6, ये 500 के छः नोट ओरिजिनल हम लोग कस्टमर को हाथ में देते हैं अलग से, और उसको डिजाइन करते हैं। ओ बट और ये 2016 में आप मिले थे या 2021 में मिले? 2016 में उनका डेट ऑफ बर्थ है और 21 में मिला। ओह, तो जिस दिन तो मैं ये विश, इतने सारे नोट्स, वाह। हाँ, तो ये जितना जब भी मैं उनको, मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ से लेके आपका हाँ, फर्स्ट मुलाकात कभी है तभी का आप करते हैं नॉर्मली? नॉर्मली वैसा नहीं, नॉर्मली कैसा होता है हाँ। कि डेट ऑफ बर्थ है, हाँ अब डेट ऑफ बर्थ है तो उसके बाद में हम जिस दिन मिलने का प्लानिंग करते हैं, राइट राइट। राइट टाइम समझो 2024। 25, हाँ हम लोग 24 है, अभी 25 है। हाँ, तो 24 तक का नोट रहता है बराबर। मेमोरेबल। यहाँ पे मैंने लिखा हो 14/3/2024। हाँ ये नोट होते हैं, अच्छा तो तो ये ये, सारे नोट्स, हाँ, इसका इन्वेस्टमेंट भी काफी रहेगा, काफी रहता है। है ना, और क्लाइंट के हिसाब से आप करते हो। हाँ। तो फिर ये केबीसी का आप बताइए ना कि तो मतलब क्या, जरा KBC बताएंगे में वो जब भी, फोटोग्राफ केबीसी का। हाँ जी, तो ये जो क्या है? मेरे पास जो मैं इस फोटो में आप देख रहे हो अमिताभ बच्चन के साथ में मेरा दोस्त है, हाँ। और साथ में मैं कुछ कुछ आपको लग रहा है कि मैं वाजिंत्र लेके बैठा हूँ, मतलब हाँ मुझे लगा वो कुछ पेटी होते हैं, हारमोनियम होते हैं, ऐसा कुछ है। हारमोनियम नहीं है उसमें, है ना। मैंने बच्चन जी को मतलब देने के लिए गिफ्ट था, जो मैंने एल्बम क्रिएट किया था उनके लिए। वाओ। तो 30 फोटोज है, और एक यूनिक एक प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने आपको नोट का बताया था, वो नोट उनकी जन्म तारीख है 11/10/1942। बाप रे। तो 42 से 82, मतलब 82 नोट्स हुए। बहुत बहुत। और 82 नोट से तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तो दुनिया बोल रही है सदी का महानायक है। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने 18 नोट एडवांस दे दिया, मतलब उनको 100 नोट दिए, वाओ बहुत पूरा बढ़िया। पूरा बंडल दिया। अमित जी आप देख रहे हैं आप इनको पहचानते हैं, आपके घर पे इनका मतलब जो बनाया हुआ वो गिफ्ट का फोटोग्राफ या जो भी है आपके पास होगा, हाँ। इनको जरूर बेस्ट विशेष दे दीजिए, आपके जरूरी है, हमारे लिए भी, हमारे शो के लिए तो वो एल्बम लेके हम लोग प्लान किया था। फिर मेरा डेट अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ 14, पहले 6 तारीख हुआ था। ओके। तो 6 तारीख हुआ तो मैं एकदम शॉक रह गया, मेरे 4 दिन में मैं कैसे प्लान कर सकता हाँ हूँ। हाँ हाँ। मुझे तो डिजाइन करना है, कॉन्सेप्ट मेरा है, स्क्रीन मुझे और कोई चीज़ करके देने वाले हैं। तो ये डिजाइन करते करते फिर मेरा 14 अगस्त 2024 का डेट फिक्स हुआ। तो हम लोग ये किया, उसके साथ में मैंने एक शॉल बनाया था, हाँ हाँ। और एक कश्मीरी शॉल लेके उसको एम्ब्रॉयडरी कराया अलग से, अरे वाह, और वो यूनिक चीज़ था वो। सो नाइस सो नाइस। तो जैसा हम लोग वहाँ एंटर हुए, तो वहाँ पे उनकी जो टीम रहती है सिक्योरिटी टीम्स, हाँ। तो उन्होंने बोला बहुत सारी चीजें एडवाइस नहीं कर सकते हैं ना, मतलब हाँ। अगर आप नहीं ले जा सकते हो, बराबर। मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। फिर तो मैंने उनको परमिशन ग्रांटेड कि भाई हमें कुछ बच्चे, मैं सर को गिफ्ट देना चाहता हूँ, और एक यूनिट। तो बोला क्या है दिखाओ मुझे। बराबर। तो मैंने उनको आपने एक्सप्लेन किया, हाँ। दिखाया, तो वो तो खुश हो गए, बोलते नहीं आप ले जा सकते हो। तो ये सिक्योरिटी वालों ने देखा रहे? हाँ, देखा देखा, बाद में अमित जी ने देखा रहे? बाद में मुझे वाह, कैसे लगा, मतलब उनको पसंद तो आया रहेगा? बाहर तो इतने सब लोग पसंद हो गए, तो मैंने क्या किया था, 2 फोटोग्राफ लेके गया था ऑटोग्राफ के लिए हाँ। अलग से। तो सब लोग पूछे क्या लेके आए क्या, हाँ। तो मैंने बोला, तो खुश हो गए, बोले ये तो हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकते। हाँ। तो बाद में हम लोग एंटर हुए, वहाँ पे हमारा सीट अरेंजमेंट हुआ, जो हम लोग ऑडियंस में जब भी बैठे ना, तो फ्रंट रो में हमें बिठाया गया। क्या बात है। फ्रंट रो में बिठाया गया, और बहुत फ्रंट रो में जब भी पूरा शूट होने के बाद में बच्चन जी सबके पास घूमते, में हाँ। आते हैं, तो जब भी मेरे पास आए तो 4.25 मिनट मेरे से बात किया। हमने वाह। पूरा जो एल्बम दिया तो उसको एक्सप्लेन किया सर को। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर, मैंने नहीं पूछा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको एक बोला कि सर मैं आपका 72 से फैन हूँ, बिल्कुल बिल्कुल 1972, जब मेरी एज 11 साल थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके गाने, आपके बहुत बहुत सारे एक्शन, कुछ डायलॉग, बिल्कुल। तो मुझे आज भी बाई हार्ट है। और मैं मतलब इंडियन पर्सन, भारतीय जो भी है, वो अमित जी को इस वजह से या उस वजह से कुछ ना कुछ से तो मोटिवेट है, इंस्पायर्ड है, और सबके चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गिफ्ट देने के बाद में उन्होंने बोला उनकी टीम को, भाई ये गिफ्ट अपने घर पे ले चलो। हाँ। अपने उसमें सिक्योरिटी में बोला कि भी लेके जाओ। वाह। तो मैंने बोला सर मुझे ऑटोग्राफ, तो बोला इनका 2 फोटो ले लीजिए, हाँ। ऑटोग्राफ करके दे देते। सो नाइस, मुझे दे दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोटो हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे मोस्ट पॉपुलर जो मुझे मोटिवेट करते हैं, काजिम सर। ओके नेक्स्ट,
ये भी आपके ये आपने अगर समझो सही तरह से अगर समझो, आपने अगर ट्रेन में अगर समझो जर्नी किया रहेगा, हाँ हाँ तो मडगेसर जो डब्बे वाला टिफिन वाला जो डब्बे हाँ वाला हाँ, ये ऑनर है। क्या बात करें। ये हमारा एक थाने में एक प्रोग्राम होता है हमारा एसोसिएशन का, हाँ हाँ, इंश्योरेंस एसोसिएशन का। तो उसमें सत्कार होटल में जब भी आए थे तो वो अभी यादगार का फोटो फोटोग्राफ। मेरा फोटो। ओ, ये मतलब जो डब्बे वाले हैं उनके हाँ, ओनर, डब्बे वाले के ऑनर। मतलब हेड बोल हाँ, सकते हो। मडगे। मड़गे, ओके ओके, नेक्स्ट। अभी ये ये फोटो जो है ना, ये फोटो एक बहुत प्यारा फोटो है। ये बहुत प्यारा फोटो है। मेरी नेक्स्ट मेरी जो शॉप है ना, हाँ, उनको मैंने रेंट पे दिया। तो इस बच्चे के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। बोलिए ना। तो ये मेरे मतलब दोस्त की चेंज कीजिए। जो बेटी है, ये तीसरी बेटी होने वाली थी। हाँ, मतलब प्रेगनेंसी उसकी मम्मी को होने वाली थी और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो हम्म, हम लोग सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब भी आते हैं ना, तभी जय स्वामीनारायण, जय माता जी, जो हमारा एक बराबर ये रहता है, गुड मॉर्निंग ना बोलते हुए भगवान का नाम बोलते हैं। हम्म, तो उन्होंने बोला यार मेरे घर में आज खुशी आने वाला। तो ऐसा है कि उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ में मुझे एक एक्शन किया था। कौन? इनके आपकी? दादाजी, अच्छा, हाँ, ओके। ये बेटी के दादाजी जो हाँ मेरे साथ में है। हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा आवाज़ करके बोला कि बोला अच्छा, ये क्या है? हाँ, तो बोलता है आज पंकज की वाइफ को एडमिट किया है ओ, और उसके घर में कुछ आने वाला है, खुशी। बहुत तो अच्छी। मैं बोला महालक्ष्मी आएगी तेरे घर में। अरे वाह वाह वाह। और ये तीसरी बेटी है। सो ना, और ये क्या है, मतलब ये मैं समझा नहीं। ये एक्चुअली मेरा बर्थडे था। हाँ तो मैं एक हमारा संस्था, मतलब हम लोग नवरात्रि का जो प्रोग्राम करते हैं ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक बैनर के नीचे हम लोग ये करते हैं। लास्ट अभी आज की तारीख में मैं पकड़ू तो 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। वाह, तो उन्होंने मेरा एक बर्थडे पे बैनर मतलब वहाँ पे शो किया था। क्या बात है, बड़ा वाह प्यारा वाह था। वाह, ये राउंड तो बहुत अच्छी हो गई। और अभी क्या, आप आपका गोल क्या है, आने वाले टाइम में गोल क्या है? आने वाले टाइम में गोल क्या, मतलब 2025 जो है, मतलब 2025, तो एक मुझे एक अभी शायद आज से 9 दिन के बाद में आने वाला है, बिल्कुल। जब मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि 13/2025 है। हाँ, तो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि आप मुझे बोलो 2025 मेरा है। ओ, ये आज का आपका दिन है। जाते जाते एक जैसे एक आपकी जिंदगी में कुछ एक छोटा सा एक्सीडेंट बोलो या ये हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन का अनुभव, क्या आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब कैसा रहता है कि जो कैसे हुआ ये, मतलब ये आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट एक्चुअली नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन सॉरी। फिजिकल कैसा रहता है कि अपनी बॉडी में आज तक समझो मुझे समझो मेरे इतने साल के कैरियर में कभी ज़िंदगी में मैंने दवाई की तो बात नहीं, हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुआ है। लेकिन कोइंसिडेंट मतलब कोरोना हुआ। कोरोना के बाद में जो थोड़ा साइड इफेक्ट की वजह से बाद में मुझे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। मुझे तो ये आपने बताया था तभी तो मैं बोला बाप रे, मतलब आपका जो जिगर है वो काम करने का, हाँ, हैट्स ऑफ। तो एक्चुअली एक कोइंसिडेंट में कोरोना हुआ था। मतलब कोरोना पीरियड में नहीं हुआ, लेकिन कोरोना में हम लोग कोरोना जब भी था तभी हम लोग 1300 लोगों को हम लोग डेली एक फूड प्रोवाइड करते थे। और सारी मैनेजमेंट मैं करता था। क्या बात है। हाँ, So जो बीच में एक फोटो जो मैंने देखा था, मेरा दोस्त है, तो हमने मिलके प्लानिंग किया था कि भाई जो ज़रूरत एक्चुअल जिसको भी है उसको हम लोग खाना दोनों टाइम पे देते थे। बहुत अच्छा। और उसमें उस पीरियड में मुझे कमिश्नर ने एक स्पेशली कार्ड दिया था। कहीं भी अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र में अगर समझो मुंबई में अगर मुझे कुछ चीज़ लाना है, जाना है, तो मुझे कहीं रोक टोक नहीं थी। बहुत लेकिन मैंने उसका गलत यूटिलाइज नहीं किया हुआ, अच्छे काम के लिए मैंने उसको ये समझ के काम कर लिया। तो कोई इंसिडेंट 3-4 महीने के बाद में मेरे को वापस अप्रैल में कोरोना हुआ। तो 8 अप्रैल को मुझे एडमिट किया और एडमिशन के बाद में 3 दिन के बाद में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तो उसके बाद में मुझे कहीं और हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ वेदांत हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो वहाँ पे फिर किसका आना मिलना जुलना कुछ नहीं होता था। थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेशन आ जाता, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी उस चीज़ के लिए। तो बड़े दुख की बात है कि मुझे 18 तारीख को वापस मुझे एडमिशन मतलब डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज के बाद में जब मैं घर पे आया तो उस पीरियड में मेरे पिताजी घर पे बाथरूम में एक गिर गए थे। तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया था, लेकिन एक पट्टी बैंड करके डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में उन्होंने बोला था जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो उस पीरियड में मुझे कोरोना हुआ था, इसके लिए घर वाले को क्वारंटाइन किया था। और मेरा भाई और मेरा बेटा वो दोनों मेडिसिन के लिए बाहर घूम रहे थे, तो दिन भर घर पे जाना नहीं हुआ। तो पिताजी और मम्मी को डर लगा कि मेरे बड़े वाले बेटे को कुछ हो गया है। तो शाम को जब भी मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आया तो 5 बजे 5-5:30 की बात है, मैं पिताजी सोए हुए थे तो मैं उनके बाजू में बैठा और मेरे को बैठने की ताकत नहीं थी, तो मुझे सोना ही पड़ता था। मैं पिताजी के साथ में बात किया, अच्छा है। फिर
मेरे जाके बेडरूम में जाके मैं सो गया। और सो जाने के बाद में खाना खाने के बाद मैं जब सो गया तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे पिताजी की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। ओहो। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, मुझे कोरोना हुआ था ना, तो उसकी हाँ। वजह से पिताजी को लगा कि मेरी डेथ हो गई। तो मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट था। तो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उनको लगा डर कि भाई घर पे कोई नहीं है तो मेरा बेटा चला गया। बराबर। तो सुबह में मॉर्निंग में फिर मुझे भाई ने, मेरी वाइफ और हम जॉइंट परिवार से, तो भाई ने बोला कि पिताजी नहीं रहे तो दर्शन कर ले पिताजी के। आपकी मुलाकात हुई ना? हाँ, हुई थी। मेरे लिए वेट करे। हाँ एग्जैक्टली। तो हमेशा पता नहीं, मेरी जुबान हमेशा पता नहीं, मैं कुछ जो बोलता वो होता है। तो हमारे शॉप में एक दिनेश 13 साल से मेरे साथ में मेरे घर पे ही रहता है। और उनको मैंने ये चीज़ पहले ही बोला था कि मेरे पिताजी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सही साबित हुआ। पिताजी का अंतिम संस्कार भी मेरे भाई ने किया। मैं बिल्डिंग से नीचे भी नहीं उतर सका था, फ्लोर से नीचे भी नहीं उतर सका था। तो ये इंसिडेंट की वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हो गया था। थोड़ा टाइम के बाद में फिर वापस 2-3-4-5 महीने के बाद में वापस रिकवरी होने के बाद में मेरा एक इंसिडेंट हुआ कि भाई मुझे एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। ओह, एंजियोप्लास्टी का। ओके। 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर मुझे याद है कि ज़िंदगी में 22 साल में मैं एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जो LIC का हमारा माँ का जन्मदिन पे मैं ऑफिस में नहीं गया। वो पहला दिन था जो मैं हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि भाई आने के बाद में मेरे जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने प्रे किया, मैं घर पे आ गया अच्छी तरह से। तो घर पे थोड़ा बोला अभी कंट्रोल में काम सोचो कि भाई कुछ ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा साधा काम करो, अभी उम्र के हिसाब से अपना ख्याल रखो। तो फिर भी मैंने कुछ इसको एग्रेड कर लिया, धीरे धीरे एक्टिव हो गया। तो वापस एक कोइंसिडेंट में क्या, बैक पेन का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा शुरू होने लगा। कभी कभी दिक्कत आती थी तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट किया। फिर उस समय में उनको डायग्नोसिस नहीं हुआ। अब डायग्नोसिस नहीं हुआ तो धीरे धीरे मेरी पोजीशन और डाउन होने लगी। मैं ऐसा करके झुकने लगा ऐसा। हाँ, मतलब तो ऐसा जैसा अभी एक्चुअली पुष्पा जो चल रहा है ना, वो पोजीशन मेरी आज भी है। तो वैसा होने लगा तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंडेशन किया कि भाई आप डॉक्टर को पहले कंसल्ट कीजिए। तो उसके बाद तो अभी डॉक्टर के पास में हम लोग जाते थे, 2-2 घंटा बैठते वेट करते थे। मेरा संदीप केलसेकर ने जो, तो उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सर मेरे को बैठने को नहीं होता है, मैं आऊँगा तो मुझे बेड दे दीजिए या तो पहला नंबर मेरा लगा दीजिए। तो मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट, पेन होता था? पेन बहुत पेन होता था, खड़ा नहीं रह सकता था, तो सोने के हुए। तो उस पोजीशन में फिर हम लोग ये किया। तो जैसा मैं घर पे आया तो एक दिन में हम लोग गाँव गए। फिर वापस मेरा एक नया बंगलो लिया तो उसका पूजा करना था। तो हम लोग घर पे जाके वो पूजा विधि सब वगैरह हो गया। और दूसरे दिन फिर वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का एक ट्रीटमेंट लिया हम लोग। तो फिजियोथेरेपी गाँव में 1 महीने का उसका कोर्स था। तो उन्होंने कौन सा? हमारा आनंद जिले में, मतलब बोरसद के बाजू में नजदीक में गांव है। तो वहाँ पे वहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग आनंद ना जाते हुए 19 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, तो वो पैनिक पीरियड में मुझे जाना है तो गाड़ी में सो के जाना पड़ता था। पिछली वाली सीट हो चाहे कोई भी हो, मैं सोएगा तो ही जा सकता था, बैठ के नहीं जा सकता था। ओके। तो हम लोग वो इंसिडेंट में वापस उन्होंने प्रैक्टिस वो दिया कि भाई हमारा फिजियोथेरेपिस्ट आपके घर पे आएगा और घर पे सारी एक्सरसाइज कराएगा। तो एक्सरसाइज करते करते 20-22 दिन में कंप्लीट उसका कोर्स हो गया। थोड़ा सा मैं बिलीव करने लगा कि मैं चल सकता हूँ और चलना फिरने लगा। तो भाई मैंने बोला बुकिंग कराओ और अपने नेटिव प्लेस मतलब छोड़ के अपने डेस्टिनेशन पे चले जाता है जहाँ हमारा घर है, थाने में। तो वापस थाने में आए और मंडे ट्यूसडे 2 दिन अच्छी तरह से काम हुआ। और जब मैं दोपहर में खाना खा के जब सो गया तो मेरा फिर वापस पोजीशन वैसे ही हो गया कि मैं खड़ा ही नहीं हो सकता पोजीशन। तो मैंने वाइफ को बोला मुझे हाथ पकड़ो और वो जरा उठाओ तो क्या हुआ तो देखते हैं। तो फिर मेरे को चलना फिरने का बिल्कुल बंद हो गया। फिर मेरा एकदम खाना भी खाने को बैठूंगा तो मुझे सोते सोते ही खाना पड़ता था। ये कितने टाइम हुआ? 1 महीना 2 महीना। 2 महीने के बाद में डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बोला भाई आपका बैक में थोड़ा सा पानी भर गया तो उसको टेस्ट करेंगे और रिपोर्टिंग करने के बाद में जो भी होगा आपको एडमिशन करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 3 दिन में डायग्नोसिस हुआ कि भाई ये आपके TB हुआ है। ओके, स्पाइन में TB हुआ है। तो उस TB के लिए अभी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, उनका स्पेशलिस्ट को बुलाया। फिर मुझे डॉक्टर संदीप केलसेकर का क्लिनिक से मुझे शिफ्ट कर दिया कौशल्य में। मैं 22 दिन एडमिट किया, सारे टेस्ट हो चुके,
मतलब जो भी जो उनको डर लग रहा था कि भाई कैंसर हो सकता है, एग्जैक्टली। तो उसका भी रिपोर्ट नहीं किया। तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि भाई अगर कुछ भी हो जाए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सेल्फ मोटिवेट अगर हम रहेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे जीवन में काम आई। फिर हम लोग कौशल्य से घर पे आए। घर पे आने कितने टाइम के लिए आप कितने दिन थे आप हॉस्पिटल? कौशल्य में 22 दिन, संदीप कलसेकर के पास में 7 दिन। उसके बाद में हमने डिस्चार्ज लेकर घर पे आने के बाद में फिर वापस 1-1.5 महीने के बाद डिसीजन लिया। तो डॉक्टर बोला अभी ऑपरेशन आपका जुपिटर में होगा। तो मैं बोला ठीक है, आप जहाँ डिसीजन लोगे वहाँ पे करेंगे। तो डिसीजन हुआ तो वापस मेरे जो एडमिट किया जुपिटर में, तो प्लेटलेट्स कम हो गया। प्लेटलेट्स कम हो गया तो बोला ऑपरेशन नहीं कर सकते। बराबर, सही तो है। प्रिपरेशन करके गया था तो बराबर था, और बराबर। वहाँ जाने के बाद में Down. कम हो गया, डाउन हो गया। तो बोला ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो हमने 3 दिन में फिर वापस डिस्चार्ज ले लिया। ओके। और डिस्चार्ज पोजीशन में फिर वापस 1 महीने के बाद में फिर डेट मिला, 3 अगस्त एडमिशन, और 4 तारीख को ऑपरेशन का डेट हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि सर आज ऑपरेशन कर दो ना, मुझे अभी 2 दिन इंतजार नहीं करना है। राइट। तो बोलते हैं तो कर दो इसमें से वो बोलते करा हैं पड़ो तेरे कहने से थोड़ी हो गया ऑपरेशन, मुझे तेरे लिए 7 डॉक्टर बाकी चाहिए। लोगों को भी। मेरी टीम जो है ना वो आपकी जान प्यारी है मुझे, बिल्कुल और आपको कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी टीम साथ में रहेगा तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो 4 तारीख डिसाइड हुआ था। तो मेरा 4 तारीख को रीबर्थ हुआ। मेरा 7 घंटे का ऑपरेशन था। मुझे 35 स्टिचेस आए हुए हैं। ओ हो 35। तो उस समय में मेरे घर पे मेरी वाइफ और भाई की मिसेस, ये दोनों ने और भाई ने बहुत मेरे लिए प्रार्थना किया था कि भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज भी भाई के मन में एक ही ख्वाहिश है कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए। बराबर, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे भगवान की कृपा हमारे पर रही। जब जिस दिन मुझे हॉस्पिटल में 3 तारीख को जब एडमिशन किया था, तो हमारे स्वामीनारायण भगवान के जो साधु संत लोग जो रहते, वो भी ऑपरेशन के लिए किसी कारणवश वो हॉस्पिटल में आए थे। तो जब मुझे एंटर किया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सामने से आशीर्वाद दिया। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। स्पेसिफिक मेरे भाई ने स्वामी जी को जाके दादर मंदिर में कोठारी स्वामी को प्रार्थना किया था। उन्होंने भी ब्लेसिंग दिया कि भाई का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कितना लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब दूसरों को तो हेल्प आपका की, आपको भी ये इसमें मोटिवेट रहे ना। हाँ, और उसके बाद में मेरा ऑपरेशन होने के बाद में जब मुझे आईसीयू से बाहर लेके आए और कॉमन वार्ड में जब लेके गए ना, तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट वो बेल्ट लगाने को आते थे, पहनने को, और फिर वो प्रैक्टिस कराते चलने का। बराबर। मुझे डर नहीं लगने का, लेकिन हाँ डर लगता था किस चीज़ का, कि अगर समझो मैं संभल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी कमजोरी उतनी थी। तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होता था कि वाइफ रात भर मेरे साथ में रहती है, तो उसको छुट्टी चाहिए, श्रावण मास था तो उसको घर पे जाना, मम्मी घर पे थी तो मम्मी के लिए एक प्रोटेक्शन, घर पे एक भाई की मिस्टर है तो चाहिए, खाना सबका, दुकान पे हमारा जो शॉप है, जो ऑफिस स्टाफ है वो अपना काम करते। तो मैं हमेशा जब फिजियोथेरेपी आने का तभी मेरा स्टाफ रहने का। तो मैं शिल्पा को हमेशा बोलने का, शिल्पा वो गाना लगाओ। ओके। एक विवेक पटनी करके एक सॉन्ग था, मैं तैयार हूँ, वो 3.5 मिनट का सॉन्ग था। तो जैसा मुझे वो बेल्ट पहनाते थे और मैं बोलता था सॉन्ग लगाओ और मैं चलना शुरू करूँगा। सो नाइस, सो नाइस। तो काफी मोटे। अभी कैसे है? अभी एकदम एवरीथिंग फाइन। मैंने अभी देखा भी, और हमारे इंटरव्यू अभी चल रहे हैं और इतने टाइम से बैठे हुए हैं। सो नाइस, सो नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और उसी में आप बिजनेस भी कर रहे थे, मुझे आपने बताया भी था। और मतलब दोस्तों, जब ये बेड पे सोए थे तभी पे इनका बिजनेस बंद नहीं था, ये वहां पर भी कुछ ना कुछ चालू रहता था। वो हम लोग अमाउंट या क्या बात नहीं करेंगे, काफी बड़ा बिजनेस कर चुके हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स और सब मिलने के लिए आते थे इनको और बिजनेस दे के जाते थे, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने देखा है कि इनको हेल्प करते हुए हमेशा। तो एब्सोल्युटली आपको सपोर्ट, जब भी आपको भी जरूरत थी उनकी, तो उन्होंने भी साथ दिया। मैं एक ही दोस्तों का मैं एक चीज मेरे क्लाइंट को उजागर करना चाहता हूँ, मेरे जो चाहने वाले जो मुझे टीवी पे देखेंगे, या समझो जो ऑडियंस के तौर पे आप जो ये करेंगे, तो जो कस्टमर को मैं हॉस्पिटल में बुलाता था ना, वो तहे दिल से हॉस्पिटल में आके प्लान समझते थे। वहां पर भी मतलब हमारे इसमें एक MDRT नाम का चीज होता है, तो वो भी उन्होंने उधर बैठ के सो के उन्होंने अचीव किया। मेरा सपना था ना कि भाई अगर जब हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ और जब मेरा ऑपरेशन होगा उसके बाद में तो मैं 3 महीना कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हॉस्पिटल के बेड में था तभी MDRT अचीवमेंट कर लिया। सो दोस्तों, जिसको जो लक्ष्य आपका अगर फिक्स रहेगा तो आप जरूर कर पाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन है, लाइव मोटिवेशन है, लाइव इंस्पिरेशन है। और इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। आपने अभी तक का एपिसोड देखा रहेगा
तो ये लास्ट तक आप जरूर देख लीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। सो वी हैव सर्टन, मतलब ये एक पर्सनैलिटी अलग ही है, ऐसे बहुत सारे होंगे, बट थैंक यू फॉर कमिंग हमारे। हाँ, ये और एक जाते जाते ये फ्रेंच बियर का आप कुछ बोलने वाले थे कि मैं बोलूंगा, बताऊंगा, इसका क्या राज है और इसकी कोई स्टोरी है? हाँ, इसकी स्टोरी वैसा है कि जब भी 2001 में एक फ्रेंच गार्ड सचिन तेंदुलकर रखता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े टाइम के लिए रखा थोड़े था। टाइम के लिए रखा था उसने, और अमिताभ बच्चन जी रखते थे। हाँ बिल्कुल। तो तो आपकी, हमेशा हमेशा मैं ये सोचता था कि अमिताभ बच्चन जब भी लॉन्च हुआ था टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, बिल्कुल केबीसी। तो मैं ये सोचा कि अगर समझो अगर बच्चन जी करोड़पति बन सकते तो हम क्यों नहीं। अरे वाह वाह वाह। तो मैंने रखना शुरू किया। अब रखना शुरू किया तो क्या होता है, तभी हम लोग एक हमारे गुरु जी थे, माता जी थे, तो हमेशा हम लोग कच्छ में दर्शन करने के लिए वहां पे जाते। तो मैं कभी ये लुक में नहीं गया। हाँ तो मैंने भुज में जाके हम लोग क्लीन शेव कर दिया। हाँ सही सही सही। मुझे वो गुरु जी से डर, भाई अगर उन्होंने बोला भाई ये क्या तू कभी ऐसा आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं जाना चाहिए, चलो सही। देवस्थान अपने गुरु के स्थान पे जाते हो तो हम वो एटीट्यूड में, वो ऐसा बिहेवियर में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने निकाल दिया। अब निकाल देने के बाद में हम लोग वापस आए तो 1-1.5 महीना मेरा बिजनेस का कुछ मूड नहीं बनने का। हाँ, लिंक लग गया। हाँ मतलब करोड़पति के लाइन पे आप फ्रेंच बियर दिमाग में आया था ना, तो वो सोच में पड़ गया यार कुछ तो जरूर गड़बड़ हो रहा है। मैं बोला चलो वापस फ्रेंच कर रखते हैं। हाँ, तो बिजनेस शुरू हो गया और बिजनेस मेरा दुकान खुल गई। अच्छा, ये देख लीजिए। तो ये ऐसी चीजें कुछ ना कुछ, ये इनोवेटिव कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन ही है। हाँ एक्चुअली एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ये जो आपको दिख रहा नहीं है जो हाँ, सिल्वर, हाँ राइट 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 राइट, फरक जी, हाँ जी। ये सिल्वर कोटेड 99.9% सिल्वर कोटेड है ये। क्या बात है। हाँ। फिर ये कैसे करते हैं, मतलब क्यों करते हैं? एक यूनिक, जैसा मेरा नाम है तो मेरा नाम कीर्ति कुमार है, बराबर। तो हमारे सीनियर डीएम थे पहले विद्याधर लाड सर, वो हमेशा मुझे क्रिएटिव मैन बोलते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिव में तो बहुत अच्छे मेरे, मतलब ही वाज अ वेरी, हमारे सीनियर डीएम थे इधर के सेकंड रीजेंसी में। तो ये फोटो देखिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त। तो ये आप बना के देते हैं? हाँ, ये प्रेजेंटेशन हुआ ना, मतलब मैं जो प्रोडक्ट अगर समझो एक कंपनी से बिलोंग करता हूँ या मुझे कौन सा कंपनी तो का ऐसा प्रोडक्ट बना के देते हैं? ऐसा बना के, ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया कि भी रिसेंटली मैंने 2024 में हाँ एक 1,28,00,000 हाँ 85,000 का डेट क्लेम सेटलमेंट किया। वाह वाह वाह। तो जो मैं कस्टमर को जो मैं प्रोडक्ट देने वाला हूँ उसको मैंने सेटलमेंट किया हुआ मेरी एजेंसी कोड में। वेरी नाइस। अभी तो ये चेक्स नहीं आते, अभी डायरेक्टली नेट एनईएफटी होता है। तो सर मैंने लिखा ना एनएफटी। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अबे मैंने क्लिक किया ना डायरेक्ट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस। वाओ, ये केबीसी, वो तो ग्रेट, बहुत बहुत अच्छे, मस्त। तो ऐसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीजें कीर्ति कुमार जी, हाँ ये देख लीजिए। वाह, ये तो बस अमित जी और आपका फोटो ऐसे होना चाहिए अभी। तो नहीं नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो लेकिन कीर्ति कुमार जी, हमें तो बहुत पसंद आया। ओह वाह, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। करंट सिचुएशन एज ऑलवेज सीन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ये मेरा हॉस्पिटल में जब एडमिट था ना फर्स्ट टाइम पे, मैंने आपको बताया था ना, ये हॉस्पिटल में जब भी फिजियो मैं हूँ, मुझे पता ही है। देखिए कितना चेंज ना। पूजा, अब देख लीजिए, ये देख लीजिए, मतलब सी दिस चेंज, ये खुद है हॉस्पिटल में, मतलब वेरी हैट्स ऑफ। आपने कैसे जैसे कहा कि ये सेकंड लाइफ है आपका, एब्सोल्युटली, मतलब गॉड इज बिन काइंड। आपने इतने सोशल सर्विस भी करते हैं और काम करते हैं, तो डेफिनेटली। सो दोस्तों, ये थे कीर्ति कुमार जी, हमारे आज के एपिसोड के नायक। और मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, इनसे बहुत सीखने को मिला है। शायद आपने भी बहुत सुना होगा अभी तक का पूरा, अगर एपिसोड पॉडकास्ट आपने अगर सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि एक एक चीज में यूनिकनेस उन्होंने हमेशा मेंटेन की हुई है। दूसरी चीज आप अगर देखो तो, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको करने की जरूरत नहीं। आपको अगर लोगों की नजरों में आना है, आप है वो नॉर्मल चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आप अगर पेश करेंगे तो आपके क्लाइंट हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पूरे सोसाइटी में नाम हो सकता है। तो कीर्ति कुमार जी ने के पूरे ये जर्नी से हमें पता चलता है कि हाउ डिफरेंटली दिस पर्सन थिंक्स, और यही इनकी यूनिकनेस है। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जरूर, आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो इनके कांटेक्ट नंबर हम नीचे देंगे और वहां पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और आपको इनसे मिलना है तभी भी आप ज़रूर मिल सकते हैं। तीसरी बात, आप
ज़रूर ये एपिसोड को अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कीर्ति कुमार जी, आप भी हमारे एपिसोड के लिए लोगों को ये मैसेज दे दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। और आपको एपीएन पॉडकास्ट पे आके मतलब कैसे लगा, प्लीज यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर एक तो पानी ले लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में है, तो उनको मेरी एक गुजारिश है कि हमारा ये पॉडकास्ट प्रोग्राम आपको देखने के बाद में सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर समझो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे से बात करना है तो ज़रूर नीचे हुए नंबर दिए गए हैं उस पर आप कभी भी मुझे फ़ोन करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। यस, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और ये एपिसोड जिनको भी पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर कर लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर लिख लीजिए। तो आपके कमेंट्स यहाँ पर आप बता दीजिए कि कमेंट्स अगर कुछ भी लिखना है तो आपको पूछना भी है तो यहाँ पर बता सकते हैं, आप भी बात कीजिए। तो ये कमेंट्स में अगर आप हमारा ब्लॉग्स में अगर आप लिखेंगे तो उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। एथिकल्स जो भी अगर मैं आपको गाइडलाइन या मेरी तरफ से अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए वो भी हम तहे दिल से आपके साथ, जैसा हमारा एक नारा है, हम आपके साथ। यस, तो हर पल आपके साथ। और ये एपीएन पॉडकास्ट कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट आप जरूर, कि अच्छा बुरा जो भी है। एपीएन पॉडकास्ट के बारे में मैं यही बोलूँगा कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे जो मिली और मैं इस एपीएन के साथ में और मेरे तहे दिल से मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूँगा। अरे वाह, ये तो बेस्ट चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं बड़ा थैंक यू दे सकता हूँ आपको और बेस्ट विशेस, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। सो दोस्तों ज़रूर बने रहिए। जैसे कि मैंने बताया, द एपीएन पॉडकास्ट शो जो है, यहाँ पर हम एवरी वीक हर डिफरेंट फील्ड से एक पर्सनालिटी को यहाँ बुलाते हैं, यहाँ इनवाइट करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं और उनसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। और उनकी जो सीख है, लेसन्स ऑफ लाइफ है, वो हम इस एपिसोड के माध्यम से या इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके तक पहुँचाते हैं। तो अगले हफ्ते ज़रूर नए पर्सनैलिटी से मिलने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, दिस पॉडकास्ट। सो मैं पराग देसरीकर आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय। बाय। जय स्वामीनारायण। गुड बाय। बाय। यहाँ पर